अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? सुबह बखैर आप सबको। और ज़िंदगी ना बहुत छोटी है, लाइफ इज़ शॉर्ट। और ये बात हकीकत है। हमें अल्लाह ताला ने कितनी सांसें दी हैं हमें इसका नहीं पता, मगर जब हमें पैदा किया जाता है तभी हमारी सांसें लिख दी जाती हैं कि कितने दिन तक रहनी है या कितने साल महीने हमने ज़िंदा रहना है। और हम सबका वक्त मुकर्रर है। मगर कभी आप बैठते तो आप ये सोचते हैं ना कि आपने अपनी ज़िंदगी का कीमती टाइम किधर किधर कितना इन्वेस्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डिग्री लेने में, आप पढ़ाई करने में अपनी ज़िंदगी के 14, 15, 16, कभी कभार 18, 20 साल, और अगर प्रोफेशनली आप जा रहे हैं तो 24, 25 साल भी एक्चुअली इन्वेस्ट कर देते हैं कि आप एक एजुकेटेड शख्सियत बने और फिर आपका फ्यूचर ब्राइट हो। अगर हम उसमें इतने साल इन्वेस्ट करते हैं तो हमें फ़ायदा भी होता है। हमें पता है कि ये कोई घाटे का सौदा नहीं है इतना टाइम इन्वेस्ट करना। अगर हमें अच्छी नौकरी नहीं मिली तो हमें शऊर तो मिलेगा। अगर हमें अच्छी नौकरी नहीं मिली, हम अच्छा बिजनेस करने हम कुछ तो कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास शऊर होगा। तो हमें ये पता है कि ये टाइम तो रायगा नहीं जा रहा। मगर जो रिश्ते अल्लाह मियाँ ने दिए हैं वो तो दिए हैं। कभी वो नेमत होते हैं, कभी वो ज़हमत होते हैं, क्योंकि वो बने बनाए होते हैं खून के रिश्ते। मगर कुछ रिश्ते ऐसे ज़िंदगी में जो आप बनाते हैं, स्पेशली आपका जोड़ीदार जो भी अल्लाह ताला ने आसमान से आपके लिए उतारा है, उस जोड़ीदार को ढूंढने के लिए आपके टाइम की कितनी इन्वेस्टमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिश्ता ढूंढा जाता है, फिर रिश्ता पक्का होता है, फिर उस रिश्ते को पुख्ता बनाने के लिए डेट तय की जाती है, उसके लिए शॉपिंग, ख़र्चा, ये वो, अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के अलावा आपकी एनर्जी, आपके जज्बात, उसकी इन्वेस्टमेंट, फिर शादी होती है, शादी के बाद एक्सपेक्टेशंस, और आपकी आधी से ज़्यादा उम्र उस रिश्ते को संवारने में लग जाती है। खुदा ना खास्ता, और अगर वो रिश्ता नहीं चले या वो अच्छा नहीं गुजरे तो आपकी आधी से ज़्यादा लाइफ बर्बाद, ज़ाया, और कोई सेकंड चांस मिल नहीं पाता, क्योंकि वो सारा टाइम जो चला गया वो लौट के नहीं आ सकता। बहुत सारे लोग एक ज़माने में अपनी शादियां चलाने के लिए अपनी उस लाइफ के टाइम को ज़ाया कर देते थे। चीज़ें बेहतर नहीं होती थी, ज़िंदगी गुजरती रहती थी, और फिर पीछे पलट के ज़िंदगी के आखिरी वक्त में वो पीछे पलट के देखते थे और रिग्रेट करते थे और एक लंबी सांस लेते थे। गुज़र गई ज़िंदगी और अच्छी नहीं गुजरी। एक सेटिस्फैक्शन जो उनको होनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिली उस रिश्ते से। सो आप सोचिए, क्या कर रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी के साथ? वही ज़िंदगी जो आपकी एक दफ़ा मिली है, जिसके लिए आपके अम्मा अब्बा ने कहा पढ़ लो, लिख लो, इंसान बन जाओगे। इंसान बनने के बाद भी अगर आपकी, और फिर आप क्या कहते हैं, किस्मत ऐसी थी, किस्मत वैसी थी। अरे भाई, अल्लाह ताला ने आपको ये नहीं कहा कि मैंने तुम्हें इस दुनिया में छोड़ दिया तो तुम बस मेरे ऊपर ही सब कुछ छोड़ दो। हमें खुद भी हाथ पाँव मारने पड़ते हैं, हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। और उस जद्दोजहद में एक बहुत बड़ा अमल दखल है अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का। सिर्फ पैसे कमाना, खाना पीना, सोना जागना ये ज़िंदगी नहीं है। आप अपने रिश्तों के साथ कैसे चलते हैं, उनसे आपको क्या मिलता है, वो सारी फीलिंग्स एक्चुअली आपकी मुकम्मल ज़िंदगी बनाती हैं। तो आज आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए कुछ टिप्स तो मिल ही जाएंगी इस 2.5 घंटे के शो से। जी हाँ, कपल थेरेपी। अगर नहीं बन रही बात उस जोड़ीदार से जो अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाया है, या हो सकता है वो ना हो आपके लिए जोड़ीदार, मैं तो कहूँगी कि अल्लाह करे जो भी जोड़ीदार आपके लिए बना है, वो उतारा गया है इस दुनिया में, उसके साथ ही आपकी बेहतर ताल्लुकात हो जाएं और बच्चे डिस्टर्ब ना हो और आप अच्छी ज़िंदगी गुजारते रहें। लेकिन कभी कभार आप किसी के पीछे भागते हुए ज़िंदगी गुजार देते हैं। आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ किसी और को पसंद कर बैठते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में आपके साथ हो जाती हैं। सो आइए कुछ ऐसा करते हैं, साथ सर जोड़ के बैठते हैं और आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे हमें उसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े।
हम रायगा नहीं जाने देंगे अपनी अल्लाह ताला की दी हुई ज़िंदगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो इतना ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक ज़िंदगी का जो हम आपके लिए लेकर आए हैं कि जो ये क्वालिटी है ज़िंदगी की, इसको बेहतर कैसे बनाया जाए। बहुत अच्छा पढ़ाई कर लेते हैं, बड़ी अच्छी नौकरियां ढूंढ लेते हैं अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। कोई एक चीज़ ख़रीदने के लिए भी आप 10 दफ़ा सोचते हैं कि ये वाला फ्रिज या ये वाली वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़ें लेकर आएँ या नहीं, ये प्लॉट ख़रीदें कि नहीं, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें कि नहीं। मगर कभी कभार बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी ज़िंदगी की, उसमें आप मार खा जाते हैं। यानी आपके रिश्ते, जो रिश्ते आप बना सकते हैं खुद, उनके बीच पे आप मार खा जाते हैं और वो आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी को बर्बाद कर देते हैं और आप उसको घसीटे जाते हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ना पढ़ाई गई हैं, कोर्स में ना सिखाई गई हैं, लेकिन अब हमें उसे पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि हम चाहते हैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना। सो आज हमारे पास जो पैनल है इस शो पर, हमारे साथ हैं रुबीना अशरफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? प्लेजर बीइंग हियर। सीखने के लिए हम मतलब राजी हैं, चाहे कोई भी उम्र हो, कुछ भी हो, हम सीखेंगे। बिल्कुल है ना? बिल्कुल, जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी इसी हर रोज हर लम्हा कुछ ना कुछ सीखना और फिर अपने आप को उसके हिसाब से बेहतर करना। दैट इज लाइफ। बिल्कुल। इम्तिहान गाह है ना, कहते हैं ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है। सो और दूसरे हमारे पास जो गेस्ट है अली ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें आपसे भी सीखना है और एक दूसरे से ही हम कुछ सीख पाएंगे, जाहिर है। हाँ बिल्कुल, हम सब कुछ सीखना है। बिल्कुल। और जो हमारे पास आज के एक्सपर्ट हैं वो हैं सैयद आफ्ताब शाह साहब, जो कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। पहली बार हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और शायद हमें कोई नई बातें सीखने का मौका मिले आज। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो आज का टॉपिक बेसिकली अपनी क्वालिटी ऑफ ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाना। और बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो बेहतर बनाते हैं, और स्पेशली वो लोग जिनको देखकर हम सुबह उठते हैं उनको देख के सोते हैं। सबसे ज़्यादा साथ हमारा उन लोगों के साथ गुजरता है जो हमारे स्पाउस होते हैं, जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, जो हमारे दोस्त भी कह लें, या बहुत सारे नाम आप उनको दे सकते हैं। शायद किसी की ज़िंदगी में वो उनके हुक्मरान होंगे, शायद किसी की ज़िंदगी में वो उनकी ज़िंदगी के महवर होंगे, जो भी स्पाउसेस हैं। शायद किसी की ज़िंदगी में वो बहुत बड़ी जहमत होंगे। बिल्कुल। और शायद किसी की ज़िंदगी में वो रहमत भी हो सकती है। एक्चुअली पार्टनर होंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ। सो हर कपल की ज़िंदगी में वो अलग अलग नाम देकर पुकारते होंगे अपने पार्टनर्स को। अच्छा, अगर मैं शॉर्ट उस पर मैं अगर आपसे पूछती हूँ, आप 3 लफ्ज़ों में बयान कर सकती हैं अपने पार्टनर को? That's never really thought about that. Responsible. Because शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Exactly. शादी कोई खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं है। पार्टनरशिप बिल्कुल अपनी जगह है, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज द डे दैट यू गेट मैरिड, आप एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसे घर में, चाहे वही घर है जिसमें आप रह रहे थे, फिर भी जब आपका अपना घर बन गया तो ये एक फिर टास्क है। फिर इसको चलाना है, फिर इसको बढ़ाना है, फिर इसका ध्यान रखना है। ये सब कुछ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता है। जो बच्चे ये सोच लेते हैं कि वो शादी करेंगे, भाई ये फ़न है, ये ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा, वो बिल्कुल अपनी जगह है। वो आपने ही उसको खुशगवार बनाना है। अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने ही उसको चलाना है, आपने ही उसको ऐसी जगह लेके जाना है जो जगह आपने सोची थी अपने ख्याल में कि मुझे ऐसी मैरिड लाइफ चाहिए। सो I think my partner is a very responsible and caring and not all the time but understanding. Not all the time तो ये तो कोई इंसान हो ही नहीं not all the time भी okay है, because अगर नहीं भी है कोई जो कि इंसान है ना, हर वक्त हर किसी की बात समझना भी सही नहीं है, मगर कोई गलत भी बात कह रहा होता है। बिल्कुल। सो हर वक्त अंडरस्टैंड करना ज़रूरी नहीं है, समझ के अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई नॉट ऑल द टाइम अंडरस्टैंडिंग इज़ फाइन, एज लॉन्ग एज इन द लॉन्ग रन, जबकि असल फैसलों के वक्त पे आप दोनों साथ खड़े हों।
मतलब जिंदगी का जो बेसिकली असल टाइम है, हाँ। जो इम्तिहान का टाइम है, उस वक्त साथ होना, उस वक्त बहुत साथ होना ज़रूरी है। बच्चों की परवरिश में साथ होना ज़रूरी है, बच्चों की बड़े फैसलों में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बड़े फैसलों में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, गुड बैड कॉप जो हम कहते हैं, प्ले करने में, बारियां लेने में। सो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो औलाद की सही तरबियत है। और अगर आप दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, जो कि हमने बहुत सारे इंस्टेंसेस में देखा भी है, तो फिर उसका फ़ायदा उठा जाते हैं बच्चे। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो हमारी फॉल्ट से गलत हो जाते हैं, वो बड़े चालाक होते हैं बहुत, वो बहुत चालाकी से अपने हक में आपके डिफरेंसेस को इस्तेमाल कर लेते हैं। बिल्कुल। सो इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट यू बच्चों के मामले में बोथ द पार्टनर्स हैव टू बी ऑन द सेम पेज, इवन यू इफ यू नॉट उनके सामने उनके सामने। बिल्कुल। आप जैसे कह रही थी कि ज़िंदगी आजमाइश है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें आ जाती है, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक आजमाइश भी शुरू हो जाती है। आप कई दफ़ा अपनी रूटीन्स में इतने लग जाते हैं कि इन लॉट ऑफ केसेस जो हम टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं, वो उन रूटीन्स की वजह से वो स्पिल ओवर बन जाता है। मर्द इतना बिजी हो जाएगा, बाहर टाइम ज़्यादा लगाना शुरू कर देगा, औरत घर के कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगी। वो कनेक्शन, कम्युनिकेशन जो उनका रहना चाहिए था ऑन डेली बेसिस, वो बड़ा अफेक्ट हो जाता है। जिसकी उनको ज़रूरत थी एक्चुअली, ज़रूरत थी उसकी। हाँ, जिसकी उनको ज़रूरत थी। और वो जब वो ज़रूरत जो है, वो कभी कभार फिर ऐसा होता है ना कि जब वो इंसान भटकता है दिमाग इधर उधर, वो वजह बन जाती है कई दफ़ा, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, आप डिफाइन करें अपने पार्टनर को 3 लफ्जों में, हालांकि बहुत मुश्किल होता है 3 लफ्ज। हाँ, बड़ा मुश्किल बड़ा काम है लेबल देना। बड़ा मेरा ख्याल में केयरिंग होना एक बहुत एक पर्सनालिटी का हिस्सा है, which is always very comforting. रिस्पॉन्सिबल, यस, बिल्कुल, वो भी एक अहम हिस्सा है। खास क्या है, खास क्या है, खास क्या है उनमें ऐसा क्या है जो आप बहुत सारी, अगर कोई अप्स एंड डाउन्स शादियों में आते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स, तुम्हारी ये चीज़ मुझे नहीं पसंद, तुम्हारी वो बात, जैसे मुझे तारिक का, हर आदमी का, जैसे हर औरत को फैलाना चीज़ें, या सफाई का थोड़ा सा ख्याल उतना ना करना, बट देन दे बिगर थिंग्स, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कहते हो भाई ये ठीक है। बेसिकली रिश्ते की स्ट्रेंथ, बेसिकली रिश्ते की स्ट्रेंथ, हर कपल के रिश्ते की अलग अलग स्ट्रेंथ्स होती हैं। आई थिंक इट्स लव। आई थिंक बेसिक चीज़ वहाँ से ओरिजिनेट करती है। दैट इज अ लविंग पर्सन। हाँ, मेरा ख्याल में यही मोटी मोटी चीज़ें हैं। बट देन ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जिसमें आप क्योंकि पर्सनालिटीज़ डिफरेंट होती हैं, और उसमें पॉइंट ऑफ व्यूज़ डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसलिए वो जैसे आप भी कह रही थी, उस तरह हर चीज़ आपको शायद दूसरे की समझ ना आती हो एट टाइम्स, लेकिन शादी में मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर आपको एक्सेप्टेंस की आदत आ जाए ना, हर गलत चीज़ पे तो एक्सेप्ट नहीं करते आप, लेकिन दूसरे को एज एन इंडिविजुअल एक्सेप्ट करने की, अगर वहाँ तक ताकत हो तो फिर मेरा ख्याल में एक शादीशुदा रिलेशनशिप अच्छा चलने के चांसेस रहते हैं। लेट गो वाली भी चीज होती है। हाँ, वो भी है, एक्सेप्टेंस वो भी कह है। लें या लेट गो, तो अच्छा, क्योंकि बहुत लेयर्ड मामला है सारा। फाइट्स इंटेलिजेंटली, हाँ इंटेलिजेंटली, क्योंकि आपने बहुत सारी, जब आप जाते हैं शादी में तो ही आपको पता चलता है वो इंसान कैसा है। आप मर के नहीं बता सकते, लिव इन में नहीं बता सकते, अफेयर में 100 साल के अफेयर में नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, सिर्फ शादी के बाद बता सकते हैं। हमारे यहाँ शादी को ना समझा भी नहीं जाता है, ना समझाया जाता है। हाँ, मैं वही तो कह रही उसकी हूँ। ख्वाहिश बहुत होती है। और देखिए कितना मगर कोई नहीं जरूरत, बता रहा कि ये सिर्फ फन नहीं है, नहीं है, ये नहीं काम है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए साफ सी बात है, जो यंग बच्चियां हैं ना, जी, अभी हमारे ज़माने की, मेरी बेटी की बात नहीं करूँगी, लेकिन जो मेरा कॉन्सेप्ट था शादी को लेके, वो एक ऐसी जिम्मेदारियों की घट रही थी जिसको बहुत फूलों की उसमें हारों में पेश किया गया था कि मुझे सिर्फ नजर आता था कि कपड़े, ज्वेलरी, फान, Exactly. इजाजतें, नई लिपस्टिक नहीं लगा सकती शादी के बाद, नई साड़ी नहीं पहन सकती शादी के बाद, मुझे लग रहा था कि शादी के बाद आज़ादी होगी,
वो एक वैसे ही है फूलों का जैसे सेज। ईद के बाद भी हम कहते हैं लड़कियां चीज़ ये होगी। सोच के जाती हैं शादी में, अभी बिल्कुल, तक ऐसे पढ़ी ही। लिखी बच्चियां, मैं हाँ। मतलब वो नहीं जो कि एक्चुअली जिनको घरों में बंद किया हुआ है, पढ़ी लिखी बच्चियां भी ये सोचती हैं कि जो आज़ादी, जो रातों को बाहर घूमना और हर वक्त बाहर के फन, खाने फन। खाना हाँ। और मोहब्बत, बस ये है शादी। बिल्कुल बिल्कुल। और आहिस्ता आहिस्ता ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होता है। क्लियर होता जा रहा है। क्लियर होता है एक्चुअली इवन बड़ी दीनी एतबार से ना, हार्श तरीके से, हार्श रियलिटी जिसको कहते हैं ना। इवन दीनी एतबार से कभी समझाया नहीं जाता कि शादी का मकसद क्या क्या है, है? हम क्यों कर रहे हैं। अच्छा, तो आज हम कुछ कोशिश करते हैं समझाने की, एक्सपर्ट की तरफ चलते हैं। हमने तो अपना स्टांस मैं एग्री करता दे हूँ दिया with the stance जिंदगी में, के yeah. बारे में। अब आफ्ताब साहब आप बताइए। आप सवाल पूछे, मैं बता देता हूँ आपको। नहीं, आप जैसे हम कह रहे हैं कि शादी क्या है, हमें तो इस तरह का लगता था, उस तरह का लगता था। आपके हिसाब से डेफिनेशन क्या है एक शादी लिखा नामे की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कि शादी का कॉन्सेप्ट एज टू व्हाई यू आर गेटिंग मैरिड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि आप शादी कर क्यों रहे हो। लाइक नॉर्मली लोग इवेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं एज अपोज टू के एक्सपेक्टेशन उस रिश्ते की क्या है। इट्स अ पार्टनरशिप दो इक्वल लोगों के दरमियान होती है। तो वो जो पार्टनरशिप होती है, और पार्टनरशिप ऑब्वियसली कुछ सर्टेन एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि कुछ तवक्को आपकी है, कुछ तवक्को मेरी है, और वो पार्टनरशिप किसी ना किसी मकसद की तरफ ही जाती है। और वो ज़िंदगी अच्छी बनानी है, बच्चे करने हैं, और वो पार्टनर पे डिपेंड करते हैं। इफ़ दे वांट टू हैव चिल्ड्रन, अगर नहीं भी करना चाहते हैं उनके ऊपर है। लेकिन वो पार्टनरशिप इक्वल लोगों के दरमियान है। उसके अंदर अगेन कभी कभी पुअर कम्युनिकेशन, कभी कभी लड़ाइयाँ ज़्यादा होना, कुछ इमोशनल नीड्स अनमेट होती हैं, कुछ सेक्सुअल नीड्स अनमेट होती हैं। और लोग कम्युनिकेशन का जो है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि लोग ज़्यादा एक दूसरे से बात कर रहे हैं या कम बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है। मैं एक इसकी मिसाल दे देता हूँ। अभी हम पर्सनल एग्जांपल्स की भी बात कर रहे थे। मेरी बेगम मुझे कोई चीज़ देती है तो मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ, कोई चीज़ मांगता हूँ तो प्लीज़ बोलता हूँ। ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यू आर नॉट टेकिंग योर पार्टनर फॉर ग्रांटेड। आप ये नहीं कह रहे कि उसकी ऑब्लिगेशन है कि मुझे ये चीज़ दे। जब मैं उसको प्लीज़ कह रहा हूँ तो उसको भी ये पता है कि मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि ये चीज़ तुमने दी है मुझे। जब वो चीज़ देती है तो मैं थैंक यू बोलता हूँ। मतलब इसमें ये नहीं है कि आपने ये चीज़ें करनी है, मैंने ये चीज़ें करनी है, और जब रिश्ता किसी हद तक पहुंच जाता है तो आप कहते हो कि यार मैं तो अप्रिशिएट ही फील नहीं कर रहा। यानी मर्द को लगता है कि वो एक ATM मशीन है और औरत को लगता है कि वो एक बच्चे पैदा करने के लिए बैठी हुई है। सिर्फ अप्रिशिएट करें एक दूसरे को। एक जो चीज़ मैंने देखी है कि पार्टनर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट सही नहीं करते और उसके अंदर अप्रिसिएशन मिस होती है। ग्रैटिट्यूड जैसे होता है ना, ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। आज तुम्हारे दिन में क्या हुआ, मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगती है, ये कॉन्स्टेंट फीडबैक जो है वो बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपका पार्टनर रीइंफोर्स भी हो। किसी हद तक वो आपको समझना भी एक चाहते हैं। सर्टेन टाइम तक तो फीडबैक होती है, जो गोल्डन पीरियड होता है आपकी शादी का, शुरू के दिन जो होते हैं। अक्सर ऐसा हुआ है जब आपकी लव मैरिज नहीं हुई, अरेंज मैरिज हुई है, आपको अभी आप जानना शुरू हुए एक दूसरे को, तो वो थोड़ा सा नया नया रिश्ता होता है, तब तक तो थोड़ा बहुत ये चीज़ चलती है। लेकिन अगर आपकी लव मैरिज हुई है और आप अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं, फिर शादी होने के बाद ये प्लीज़ और ये सब चीज़ें नहीं, आप वो एक दूसरे उस को for देखिए, granted बहुत जल्दी लेना शुरू उसके अंदर एक बहुत जो चेंज है ना, जो सटल चेंज है, वो ये है कि बच्चे हैं आपके हैं। ऑब्वियसली अगर आप एक बच्चे के लिए कोई चीज़ कह रहे हो या मांग रहे हो तो उस पर आप थैंक यू प्लीज़ नहीं बोलोगे। मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर ये भी चीज़ होती है कि बच्चे जब होते हैं तो इट्स लाइक कि बच्चे रेस कर रहे हैं तो रूममेट्स बन जाते हैं पार्टनर्स, उनको अपने लिए वक्त नहीं मिलता है। फिर वो ये होता है कि जब बच्चे, मैं आपको एक साइकिल बताता हूँ रिश्तों का, कि जब बच्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो ये कहते हैं कि ये तो एक अजनबी इंसान है, मैं उसको 18-20 साल पहले शायद जानती थी, अब ये कौन है। क्योंकि वो दोनों ने एक तरीके से किसी को ज़िंदा रखना है, उसकी परवरिश करनी है, उसको पढ़ाना लिखाना है, तो वो उस जद्दोजहद में घुस जाते हैं और एक दूसरे को वक्त ज़्यादा नहीं गुजारते। तो ये भी एक इस चीज़ के अंदर भी हिकमत है कि इंडिविजुअल आप मियाँ बीवी हैं, फिर आप एक फादर और मदर हैं, इनिशियली आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो उस रिश्ते को ना भूलें। तो दैट वुड मीन कि टेक आउट टाइम वीकली, एक दूसरे को जो फीडबैक है वो देते रहें। लेकिन उस मैं समझ सकता हूँ आपकी जो बात कि इट्स नॉट लाइक गोल्डन रूल के एक चीज़ करनी है तो वो करनी है रूल। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि अप्रिशिएट करें पार्टनर को। थैंक यू प्लीज़ बोलने के भी पीछे यही चीज़ है कि अप्रिशिएट करें। अगर वो थैंक यू प्लीज़ नहीं बोलना, आप अपने तरीके से अप्रिशिएट करें पार्टनर को। छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम अपनी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और ये आगे ऐसे बढ़ेगी कि अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंसेस होंगे जिनकी मदद से हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और बहुत सारी चीज़ें इसी कन्वर्सेशन से हम सीख भी पाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो बेसिकली हमने शुरुआत की कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, और जब वो फिर अपने पार्टनर से क्वालिटी बेहतर नहीं होती तो फिर हम शायद थोड़े देर के सुकून के लिए हम कहीं भटकते हैं, और उस भटकने में बहुत सारी चीज़ों में दरार पड़ जाती है। ज़ाहिर है आपके बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपकी फैमिली लाइफ वैसी कंफर्टेबल नहीं रहती, और बहुत सारी चीज़ आप इमोशनली भी और हेल्थ वाइज भी उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। सो अब हम अपने प्रोग्राम को जिस तरफ लेके जा रहे हैं वो ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें बंदा बर्दाश्त कर लेता है, अच्छे बुरे वक्त, फाइनेंशियली आप कभी लो होते हैं, कभी आप होते हैं, वो सब भी। लेकिन अगर यहाँ रिश्तों में दरार पड़ जाती है फिर उनको दोबारा से वैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभार। तो हमारे साथ साइमा है जी। साइमा अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर जी साइमा। जी, मेरा नाम साइमा, मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं और हमारी शादी लव मैरिज ही हुई थी, और 10 साल तक मेरी शादी इतनी अच्छी गुजरी है कि हर कोई मिसाल देता था हमारे कपल की कि बस इनको देख के जो है ना हमारे शादी करने को दिल चाहता है कि ऐसा कपल है माशाल्लाह से। हर साल मरी जाना, कागान सवाद नारान घूमना, हर बच्चे के बाद जाना, और माशाल्लाह अल्लाह मियां ने बेटी से भी नवाजा, बेटे से भी नवाजा, 4 बच्चे माशाल्लाह मेरे। 10 साल तक ऐसे ही गुजरा टाइम, ऐसा लगता था बस अभी 10 दिन गुजरे हैं, पता भी नहीं चला टाइम। फिर 10 साल के बाद अचानक मेरे जो हस्बैंड हैं ना वो थोड़े से चेंज होने लगे, मतलब रात को थोड़े से ना देर से आने लगे, और उनका सबसे जो मुझे गुस्सा आने लगा कि ऑफिस ऑफ होते ही उनके साथ जो है ना मोबाइल ऑफ हो जाता था। 2-2 घंटे तक गाड़ी में बैठे हुए का टाइम ख़त्म हुआ और उनका मोबाइल ऑफ। तो मैं कहती थी कम से कम बंदा मोबाइल तो ऑन करे, कुछ बताना हो बच्चे के बारे में, कुछ बीमार हो, कुछ हो, मेरी तबीयत ख़राब हो तो आप हैं का। और आते ही साथ क्या करते थे, सो जाते थे। खाना भी कहते थे मैं बाहर से खाकर आ गया हूँ। और पहले ये हाल था कि वो मेरे साथ बैठ के, बच्चों के साथ बैठ के खाना खाते थे। तो फिर कुछ दिन के बाद ऐसा होने लगा कि वो छत पे जाके ना आते ही साथ छत पे चले जाते थे मोबाइल में ही, और मोबाइल फिर उनका ऑन हो जाता था घर आते ही, और फिर उसके बाद जो है वो ऊपर बैठ के चैटिंग वैटिंग ये वो सब करने लगते थे। तो मुझे तो शक था, ये हो ही नहीं सकता था क्योंकि हमारी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, और फिर उसके बाद उनके जो ऑफिस कोलीग्स थी साथ में, कभी कोई मतलब कंप्लेन नहीं आई किसी की, कुछ भी नहीं। मैं शक कर ही नहीं सकती थी। लोग मुझे बोल भी देते थे कभी मजाक में, मैं कहती थी नहीं मेरे हस्बैंड ऐसा कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर उसके बाद जब मुझे खुद शक होने लगा कि आते ही साथ छत पे जा रहे हैं और मोबाइल चला रहे हैं, और मोबाइल ऑन भी हो जाता है इनका, और फिर बच्चों के ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे, और फिर मैं कॉल करूँ तो कॉल भी, मेरा नंबर तक ब्लॉक कर दिया 1-2 दफ़ा, मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा भी कि कौन सा नंबर है, क्या है, मुझे बताएं, तो सही सिम ही चेंज कर ली। फिर बड़ी मुश्किल से दूसरी सिम का नंबर लिया मैंने, मुझे समझ में नहीं आया एक इंसान इतना चेंज कैसे हो सकता है कि अपनी बीवी से ब्लॉक कर ले अपनी बीवी को। तो अभी वो आपके साथ हैं या नहीं हैं? फिर उनके मतलब मैं बहुत लड़ रही थी मैं उनसे कि आखिर ऐसा क्या है। तो फिर बड़ों ने कहा कि नहीं हम, मैंने बड़ों को बताया, मैंने कहा कि ऐसा सीन है मेरे साथ, और हमारी तो इतनी अच्छी शादी थी। तो कभी कभार ज़िंदगी में बड़ों का होना भी ब्लेसिंग से कम नहीं होता, क्योंकि जब आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप फिर उनका सहारा लेते हैं। तो वो सहारा मुझे मिला, लेकिन मैं जो हूँ ना बड़ों की बातों में ही रही। अच्छा। मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। मैंने कहा ये संभाल लेंगे सब बड़े, जब इन्होंने कहा है ना हम संभाल लेंगे, तो मैंने कुछ ना अपने घर वालों से इतना ज़्यादा कहा, मैंने कहा मेरे सास ससुर है, मेरे जेठ हैं, सब हैं, सब संभाल लेंगे। तो सब ने कहा तुम बस कुछ नहीं कहना, वो आए खामोश रहना। तो मैं इतनी खामोश हो गई कि मैं कुछ भी बोलना छोड़ दिया मैंने। और हुआ क्या, थोड़े दिनों के बाद पता चला कि उनका तो निकाह हो गया, और साथ में कुछ लोग फैमिली के थे, आपकी फैमिली के ससुराल के लोग शामिल थे। जी। तो मैं इतनी परेशान, मुझे ऐसा लगता था मैं ट्रॉमा में चले गई ना, कि लोग मुझे बता भी रहे हैं कि, और मुझे पता भी जब चला कि मैंने सिम मेमोरी कार्ड मुझे मिला ना, तो उसमें थी पिक्चर्स वगैरह उनकी, वरना मुझे किसी ने ख़बर तक नहीं दी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सब कह रहे थे कि फिर जब बाद में मैंने रोना धोना शुरू किया कि ये क्या हो गया, तो मैंने तो आप लोगों पे भरोसा किया था,
तो कहने लगे कि नहीं तुमने शोर डाला था, तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने कहा कोई भी बीवी खुश तो नहीं होगी हस्बैंड के ऐसे करने पे, जाहिर है वो सबको बताएगी, घर में भी बताएगी और रोएगी भी, मियाँ से भी लड़ेगी। तो कहेंगे नहीं नहीं ये सिर्फ तुम्हारी, तुमने इतना शोर किया और ये वो, उसको रहने देती, वो नहीं करता, शादी ज़िद में की उसने। तो मैंने कहा अच्छा ज़िद इसी चीज़ की ज़िद थी, मैं तो उम्रे पे जाने का कब से बोल रही थी, उस पर ज़िद नहीं आई आपको? तो ज़िद तो ऐसी होनी चाहिए ना, इस्लामी टाइप की ज़िद हुआ कि भैया आप जा रहे हैं, मैं तो ज़िद बहुत दिनों से कर रही थी, लेकिन इसी चीज़ की ज़िद करनी थी। तो अभी वो उनके दूसरी बीवी भी है? जी, फिर उन्होंने शादी, निकाह हो गया। पहले तो वो वीकली जाते थे, अलग रेंट पे रखा हुआ था उनको। फिर उसके बाद जब देखा कि मतलब टाइम गुजरता जा रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं बेबी करो बेबी करो, जायदाद के चक्कर भी हो जाते हैं ना थोड़े से। फिर उनकी 2 बेटियां हुई माशाल्लाह से, तो मतलब वो बच्चे हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं है, जाहिर है दुनिया में आए तो वो बच्चे हुए उनके। फिर वो जब लोगों ने कहा नहीं अब तुम जो होना ऐसा करो, घर पे ऊपर ले आओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये जायदाद का चक्कर हो जाए। यानी कि अब आप लोग एक साथ रहते हैं? जी, 3rd फ्लोर पे हैं मेरे हस्बैंड और उनकी 2 बेटियां भी हो गई हैं। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कभी कभी जैसे ख्वाब देख रही हूँ मैं ना। तो एक ही घर में आप नीचे रहती हैं, वो ऊपर है? जी, तो लोगों ने बोला भी ये तो बहुत ज़्यादा जुल्म है कि एक ही घर में, और वो जुल्म इसलिए कि वो जा रहे होते हैं, मुझे पूछते भी नहीं हैं कि बैठ जाओ। और आप कुछ काम नहीं करती हैं, आप हाउस नहीं, वाइफ? पहले मैं माशाल्लाह मैंने ग्रेजुएट किया और वो सीटी भी किया, मैंने टीचिंग की थी शुरू में। लेकिन फिर कुछ माहौल ऐसा था मेरे ससुराल वालों का ना, मतलब स्ट्रिक्ट, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम घर में रहो, तुम बाहर नहीं जाओ। शुरू में ऐसे बोलो ना कि तुम घर संभालो बस ना, हम देख लेंगे ये वो जो भी है। देखिए अब तो जो है इन निकाह भी हो गया है, और वो वाली बात कि कुछ बेहतर कर सकें रिश्ते को, या मेरा एक सवाल है जी वो ये कि अभी 2 घर चला रहे हैं वो, है ना? और माशाल्लाह 4 बच्चे आपने कहा आपके हैं, 2 बेटियां उसके अलावा हैं, तो ये सब वो खुद इनके 2 बच्चे, आपके इनके 2? मेरे 4 बच्चे, आपके 4 हैं? 2 हाँ, इन्होंने बेटी कहा मेरे और 2 4 बेटे हैं। माशाल्लाह। अच्छा। और 2 अब जो बेटियां यानी हैं 6 हो गए टोटल? 6 बच्चे हैं, तो कफालत जो है वो वही कर रहे हैं सबकी? मैट्रिक तक तो वो सबकी बहुत तंग करके दे देते थे, फीस ना दे देते थे, लेकिन जैसे जैसे मैट्रिक करते गए ना बच्चे तो देना छोड़ दिया कि नहीं, अब वो मेरी बेटी हो गई है, अब मेरे ये छोटी बेटी हो गई है, तो अब उसका भी खर्चा है, हालात सही हो जाएंगे वो। फिर मैंने टीचिंग करनी शुरू की, फिर उसके बाद मैंने योगा वगैरह इसमें ट्रेनिंग इस तरह करनी शुरू की, तो मैं कुछ ना कुछ हाथ पाँव मार रही थी कि कहीं से कुछ अर्निंग हो। तो लेकिन फिर जब देखा ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं या तो ट्रॉमा में ही थी कि मैंने कुछ ज़्यादा किसी से हेल्प नहीं ली, खामोश रही कि शौहर है, सूरह निसा का मैंने पढ़ा था कि शादी है, लेकिन उसमें जो है 4 शादी कर, लेकिन उसमें ये भी तो है कि बराबरी बरहक है। तो ये चीज़ नहीं उन्होंने सोची कि बराबरी भी तो करें। मैंने जब एक्सेप्ट कर लिया है फर्स्ट वाइफ होके, तो उनका भी फ़र्ज़ है ना कि इक्वल नहीं तो 19 नहीं तो 20 नहीं 18 तो करें। बराबरी भी ज़रूरी है और इजाज़त भी ज़रूरी है। नहीं, इजाज़त भी नहीं ली थी और मैं तो दे ही नहीं सकती थी। हाँ, कोई भी पहली वाइफ बीवी नहीं देगी, देती कोई भी इजाज़त। नहीं देगी। सो वो भी ज़रूरी है, कंसेंट के बगैर नहीं कर सकते आप ये अब काम। मेरे समझ में ये नहीं आता कुछ, अब मेरे घर वालों को जैसे जैसे पता चल रहा है ना, पहले मैं छुपाती थी सारी बातें कि वो मेरे कमरे में नहीं आ रहे, या वो अम्मा के कमरे में बैठ रहे हैं, या फिर बाहर सेकंड वाइफ को घुमा रहे हैं, मुझे नहीं घुमा रहे। मेरा तो आगे बैठना भी अलाउ नहीं था कि मैं आगे ना बैठूं, पीछे बैठूं। तो फिर मैंने बैठना ही छोड़ दिया गाड़ी में। मैंने कहा नहीं, मैं इतनी भी इज्जत नहीं मेरी गिरी कि मैं पीछे बैठ के जाऊँ। तो फिर मैं आगे उनकी सेकंड वाइफ पे? जी, मेरी मतलब सास को भी नहीं, उनको बिठाते थे। सेकंड वाइफ? कि उनको कुछ साइको है इश्यूज़ ना, कि जैसे सुपीरियर नहीं होना कि मैं बहुत कोई बड़ी चीज़ हूँ, अच्छा। इस तरह वो तो आप कुछ लोग साथ इकट्ठे आते जाते हैं, तब इतना वो? 1-2 दफ़ा गए। अच्छा। 1-2 दफ़ा वो भी फैमिली के लोगों ने, नंदों ने बोला कि साथ जाया करो, साथ आया करो, बुरी बात है। लेकिन जिस तरह बिहेवियर देखती हूँ ना मैं, फिर वो अपने हस्बैंड से लड़ती हैं फिर बाद में, और टॉन्ट करते रहती पूरे रास्ते, ये तो मेरी गाड़ी है, तो मेरी गाड़ी है, इस तरह ना। तो इस तरह की बातें सुन के मेरा दिल फिर वो हो गया, मैंने कहा नहीं अब मैं नहीं बैठूँगी। तो फिर लेकिन अब ये समझ में नहीं आता कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे घर वालों को जैसे जैसे पता चल रहा है ना, मैं तो पहले शौहर 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 करते रहती थी कि सही हो जाएंगे सही हो जाएंगे,
लेकिन जब बिल्कुल सही नहीं हो रहा ना अब कुछ भी, तो अब मेरे घर वालों को मैंने बताना अब शुरू किया इतने सालों के बाद, पूरी क्लियर बात। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए शादी को। आपकी नहीं, दूसरी सेकंड में 10 साल हो गए। 10 साल बाद तक मैंने ये कहा कि कहानी वो शुरू मुझे ना प्यार से समझाता सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ इतनी शौहर परस्त थी, मैंने कहा दुनिया कुछ भी कहे, मेरा शौहर जो कह रहा है वो सबसे बेहतर है। मैं बस शौहर शौहर करते रहती थी। सर ये 4 आपके बच्चे हैं, उनका रिलेशनशिप आपके हस्बैंड के साथ कैसा है? मैंने उनको कभी ये नहीं कहा बदतमीजी करो जाके उनसे, वो उनको बॉन्डिंग है। लेकिन सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, जी, जी, उनको सब इल्म पता है। उनकी कभी आप बाप और उनकी बॉन्डिंग है ये जी जी बॉन्डिंग है। बस दफ़ा तो कहते भी हैं कि अलग हो जाते हैं ये वो, लेकिन फिर मैं कहती हूँ ज़माना अच्छा नहीं है कि अलग रहना, पता नहीं कि वो कहते हैं ना एक 10 लोगों की ठोकर से एक बंदे की ठोकर के नीचे बैठे रहो, वो वाली बात सोचती हूँ ना मैं कहती हूँ पता नहीं कैसा ज़माना है, बेटियाँ भी हैं बेटे भी मेरे हैं। एक रिश्तेदार हैं, उनकी एग्जैक्ट यही कहानी है। और वो सारी ज़िंदगी साथ रहे, जब बच्चे बड़े हुए उनको शऊर आया तो वो अलग हो गए अपनी माँ को लेकर। यानी कि उन्होंने अपनी माँ के लिए एक अलग कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, क्योंकि जैसे ट्रॉमा से ये गुजर रही हैं वो भी गुजरती रहीं। और हम लोग विटनेस थे, आई विटनेस थे। हम कहते थे यार ये लोग कैसे एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, शादियों में आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, बच्चे उधर भी हो रहे हैं इधर भी हो रहे हैं, लाडली वही है छोटी वाली। तो वो बर्दाश्त करती रहीं और एक सर्टन टाइम पर जब बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो गए, उन्होंने माँ को एक अलग इन्वायरमेंट दे दिया, एक उनका अपना घर जहाँ वो अपनी मर्जी से सुकून से ज़िंदगी गुजार सके। सो सारी जो इनकी ज़िंदगी तो बात- गुजर गई वैसे ही। इनकी बात सुन के जो मुझे पर्सनली जो समझ आ रही है ना, हम लोग असल में कई दफ़ा बेसिक्स को भूल जाते हैं और हम दीन को उस तरह फॉलो नहीं करते। इस तरह 4 शादियों की या 2-2, 3-3, 4-4 शादियों का भी जहाँ तस्करा हुआ है वो एक ख़ास सिचुएशन में है। बिल्कुल। फिर ये भी कहा गया है सबको बराबर ट्रीट करना है। हाँ। और वो हमारे लिए है मुश्किल, ये भी पॉइंट आउट आज किया के गया ज़माने में। आज के ज़माने में। इसलिए अगर तो कहीं इस तरह एक दूसरी शादी का मामला बन भी रहा उन्होंने था, ये बहुत हसास मामला होता है और वो एक तीनों पार्टीज़ की अगर अग्रीमेंट से हो रहा हो ना फिर समझ आती है, क्योंकि दोनों बीवियां और मियाँ ऑन बोर्ड हैं। वरना और मैंने नहीं देखा अलहदगी अली, शायद एक अच्छी ऑप्शन मैंने है। नहीं देखा किसी शादी में भी कि सारी पार्टीज दोनों बीवियां खुशी से राजी हों इस बात पे। ये कहीं नहीं हुआ, बहुत मुश्किल है, कहीं बहुत नहीं मुश्किल हुआ। है। एक जो बीवी है वो हर हालत में नाखुश होगी। पिसती है, कोई ना हाँ, कोई होती है, सब पहली ही होती है ज़्यादातर, और वो नाखुश होगी और वो दूसरी को भी इश्यूज होंगे, ऐसा नहीं है। अगर वो बहुत कॉर्डियल है और बहुत समझदार है और वो बैलेंस करना चाहती है अपने मामलात को घर के और अपने मियाँ को टेंशन से, क्योंकि उसको पता है कि मैं बाद में आई हूँ। कई ऐसी हैं ख़वातीन जो बहुत सेन, बहुत सेंसिबल हैं, फिर भी ये एक आइडियल घर नहीं बना। कोई एक इंस्टेंस या 2 इंस्टेंसेस हों, मगर जनरली दिस इज़ बहुत कम होते हैं। इट डजंट वर्क। और अफेक्टीज सिर्फ खवातीन नहीं होती, ये भी एक मेरा ख्याल में जहन में ऐसे समझाया जाता है कि जैसे मर्द अब एक एक बहुत ही लेविश और मज़ेदार ज़िंदगी रह रहा है, उसकी भी मुश्किल ही वो भी रहती है। फंस जाता वो है। फंस जाता है। तो होना दो ही चाहिए कश्तियों ना, में। उसके साथ तो होना ही ये चाहिए कि वो बन जाए जो ना घर का हो ना घाट का। ऐसे ही होता है। होना ही चाहिए। हाँ। और होता है, क्योंकि इवेंचुअली यही होगा कि एक भी कंप्लेन करेगी और दूसरी भी कंप्लेन करेगी और बच्चे भी कंप्लेन करेंगे और उधर भी कंप्लेन होंगी और इधर भी, और खर्चे बढ़ेंगे। एंड इवेंचुअली द फन दैट वाज, जिससे आपने शुरू किया था ये सारा सिलसिला, वो उड़ जाएगा हवा के साथ। बिल्कुल। और आप सिर्फ 2 लोगों के बीच में एक ट्रूस कराते रहेंगे। बिल्कुल। आपको खानदान वालों को मुश्किल जवाब पड़ देना जाएगी। होगा, आपको अपने बच्चों को जवाब देना होगा, आपको वो जो एक हाई होती है ना, वो इवेंचुअली खत्म हो जाती है। और मैंने देखे हैं ऐसे आदमी। अच्छा, और सप्रेस और पिसने का जो है, जो बात करी आप, कभी कभार कोई एक पिसता है और कभी कभार दोनों अलग अलग टाइमों पे पिसती हैं। शुरू के टाइम में जो दूसरी बीवी से शादी की, शायद बड़ी वाली पिस रही है, लेकिन एक सर्टेन टाइम बाद जब खुमार उतरता है उस शादी का, दूसरी वाली शादी का, तो शायद दूसरी भी पिसने लगती है। Exactly। और पहले की जो है वो दोबारा से जिंदगी थोड़ी बेहतर हो जाती है। लाइक ऐसे भी देखा गया है। तो लेकिन यहाँ पे मर्द का पॉइंट ऑफ व्यू भी हमेशा जहन में रखना चाहिए, वो भी पिस रहा है। यस, इट्स नॉट कि वो दोनों
पिस रही हैं सिर्फ। आम तौर पे जो बात की जाती है वो यही है कि औरत पिस गई है, तो आदमी मर्द एक गलत डिसीजन की वजह से पिस गया है। हाँ, उनको देखना चाहिए ना मर्दों को। उसे ब्रंट तो उठाना पड़ा है, लेकिन पिस रहा है बेचारा। I want to see that one man, one or maybe more, और मैं चाहूंगी कि वो मुझे बताएं कि कितना मजा आया फिर बाद में। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास 2 शादियों वाले तो नजर आ जाते हैं सोशल मीडिया पे, और वो बड़ा अच्छा दिखा रहे होते हैं कि सब बीवियां साथ बड़े अच्छे से रह रही हैं, पर हमारे पास वो भी नजर आना चाहिए जिसको पछतावा हुआ, जो मुश्किल में पड़ा, जो मुश्किल में पड़ा। और ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा, बहुत पड़ा है, लेकिन कभी सोशल मीडिया पे आके कोई नहीं बोलता है कि वो मैं बड़ा शायद मुश्किल खुद में पड़ खुद गया से भी था, नहीं मानता। मुझसे गलती हो हाँ, गई थी, हाँ, वो खुद से भी मुझे नहीं नहीं करना मानता। चाहिए था। तो थोड़ा सा एक इम्पैक्ट पड़े, हमेशा मर्दों पे यही इम्पैक्ट आ रहा है कि यार वाओ, ये इनकी तो वो क्या कहते हैं, कढ़ाई में 5 उंगलियां घी में, वो सब सर फंस भी जाते हैं। कढ़ाई में। सब फंस जाते हैं इस मामले पे ना। एग्जैक्टली। तो मुझे ना एक ये पूछना था, जैसे यहाँ सब एक्सपर्ट है माशाल्लाह से, तो मुझे ये पूछना था कि जैसे अब मेरे घर वालों को जैसे जैसे पता चल रहा है इस तरह का सारा कुछ, तो अब वो कहते हैं कि तुम अलग हो जाओ बच्चों को लेके और ये वो, लेकिन पता नहीं मेरा दिल अंदर से अभी तक के वही एक टीनेज लाइफ में जैसे हस्बैंड से शादी हुई थी और ये वो। क्योंकि आपकी जिंदगी के महवर ही वो हैं। एक ब्रेक के बाद हम आते हैं और फिर आपको पूरा कंक्लूड करके जो जो सबका पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम आपको देते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो पिछला आपने सेगमेंट देखा उसका कंक्लूजन बहुत ज़रूरी है ताकि हम फिर आगे बढ़ाएं अपनी गुफ्तगू को। तो प्लीज़ एज एक्सपर्ट राय आप उसको कंक्लूड करके मैं बताएं कोशिश कि करता हूँ कि मैं उसको मुख्तसर उन्होंने तरीके अपनी से ज़िंदगी conclude को एक ब्रेक लगा लिया है या वो अभी तक फ्लैशबैक में ही चल रही हैं, तो उन्होंने जो बताया, डिनाइल में है वो अभी तक। 20 साल की शादी थी, पहले 10 साल उनके 4 बच्चे हुए, फिर उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली और ये 4 बच्चे जो हुए थे वो सी सेक्शन से हुए थे, तो शी वेंट थ्रू अ लॉट। और एक जो चीज़ उनके साथ हुई है वो ये है कि ये जो सिचुएशन है, और क्या भी रीज़न हो सकता है कि इमोशनल नीड्स आपकी या कोई जिनसी ज़रूरत है जो पूरी नहीं हुई, या इंसान ये कह सकता है कि वो शायद शख्स बोर हो गया अपने पार्टनर से कि 4 बच्चे हो गए, हर चीज़ हो गई, अब मैं बोर हो गया हूँ, आई नीड समथिंग न्यू। ये वो सारे रीज़न्स हैं जो कि आप एड्रेस कर सकते हो कपल्स काउंसलिंग में, या किसी रिलीजियसली आप किसी को बड़े को आप बिठा दें और उससे भी आप हिकमत मांग सकते हैं। लेकिन वो उस इंसान का फ़ैसला था कि वो ये कुछ नहीं करना चाहता, उसको वो दूसरी एक बीवी चाहता है। मेरी नज़र में ये हल बहुत बुरा है, ये कि ये जो 3 मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताए, कोई भी प्रॉब्लम बताया रिश्ते उसको में एड्रेस, स्पार्क भी तो खत्म हो जाती है, उसके लिए बहुत सारे रीजन भी हैं। एग्जैक्टली वो स्पार्क के लिए जो बोर्डम की हम बात कर रहे हैं उसके लिए भी कुछ किया जा सकता है। ये हल जो है कि ये इंसान मेरे लिए अब ठीक नहीं है, 10 साल पहले ठीक था या 4 बच्चे करने के बाद ठीक नहीं है, ये एक अजीब सी बात है। बल्कि पार्टनरशिप आपकी और स्ट्रांग होनी चाहिए ना। तो ये 10 साल के बाद उस इंसान ने ये फैसला किया, उसके फैसले करने से उसने अपनी जो कि दिस इज़ द आफ्टर ऑल द मदर ऑफ हिज चिल्ड्रन, जो कि पहले 4 बच्चे थे, उसने उसको विक्टिम बना दिया बच्चों के सामने कि हमारी माँ बेचारी है। तो नाउ द थिंग इज़ कि ये बच्चों को ये जम करके अपने अंदर, और ये बच्चा बड़े होंगे कि देखो हमारी माँ तो हमेशा से बेचारी है, उसके साथ जुल्म हुआ है। इस इमेज को बच्चों के अंदर से निकालने के लिए शी विल हैव टू एम्पावर हर सेल्फ फाइनेंशियली। इनको काम करना चाहिए अपनी ज़िंदगी। और ये जो चीज़ है ना, एक उन्होंने चीज़ बोली जो कि मैं हमेशा हर चीज़ को करेक्ट भी करूँगा, मेरा हस्बैंड ये चीज़ नहीं कर सकता, या कोई मर्द कह रहा है कि मेरी बीवी मेरे साथ ये चीज़ नहीं कर सकती, इसको जहन से निकाल दें। ये जो ब्लैक एंड वाइट की सोच है ना कि मेरा तो हस्बैंड मुझे कभी ये चीज़ नहीं कर सकता, मैं तो 100, ये डिल्यूजन है, ये ट्रस्ट नहीं है। मतलब कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता। तो ये ट्रस्ट ये होता है कि ये इंसान मुझे नुकसान पहुंचा सकता है लेकिन नहीं पहुंचाएगा, मैं ट्रस्ट करती हूँ, ये होता है। दूसरा ये होता है डिल्यूजन, ये होता है कि ये तो मेरे साथ कभी नहीं हो सकता। तो आई थिंक कि ये डिल्यूजन से निकल कर अगेन रियलिटी ये है कि रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इंसान का दिमाग बदल जाता है, वो किसी भी वजह से बदल जाए। तो मेक श्योर दैट यू आर फाइनेंशियली एम्पावर्ड। सोसाइटी थोड़ी पेट्रियाकल है, यानी कि जहाँ पर औरत और मर्द एक तरीके से बराबर नहीं है, काफ़ी तरीके से। स्टिग्मा के भी हिसाब से अगर कि औरत एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाती है, उसके साथ क्या होगा बनिस्बत मर्द के साथ क्या होगा, जो मेल प्रिविलेज कही जाती है। तो अगर के मुआशरा आपके ऑपोजिट खड़ा हुआ है तो आप अपने आप को फाइनेंशियली एम्पावर करें, क्योंकि वही चीज़ आपको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। एक्चुअली वो तो अभी तक इन लव है विद अपने हस्बैंड। बहुत सारी खवातीन मैंने देखी हैं जब वो हस्बैंड इस तरह की चीज करते हैं तो ऐसे तो किडनैपर से, ऐसे आपको अपने किडनैपर से भी प्यार हो जाता है। एक्चुअली होता ये है
शादी हुई और आपने सोचा ज़िंदगी का मकसद चूंकि पूरा हो गया है, अब मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। शादी से पहले आप अपनी लुक्स पे, अपने सेल्फ पे मेहनत करते हो, लड़कियां भी और लड़के भी। बिल्कुल। और वो उसके बाद मोस्टली विमेन वो अपने आप को बिल्कुल छोड़ देती हैं। वो ऐसे छोड़ देती हैं कि मतलब एक्चुअली मैंने बहुत सारे इंस्टेंसेस में देखा है कि मियाँ घर आके रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के वास्ते लिपस्टिक लगा लिया करो, खुदा के वास्ते तैयार हुआ करो। मैं घर आता हूँ तो एक मासी होती है जो कि मैं देखता हूँ, आई मीन मैं भी वही मासी हूँ एक्चुअली घर में। मगर मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं जब काम कर रही होती हूँ तो मैं इतना तैयार हो जाती हूँ, तुम और मैं, ठीक है। सो हम वी हैव अ रीज़न बट स्टिल वी नो कि हमें फिर भी थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, किस किस तरह से रखना है। 100% मेरी अगर की बीवी है, मैं देख रहा हूँ उसकी सेहत ठीक नहीं है, मतलब वो अपना ख्याल सही नहीं रख रही। मैं मेरा या एक तरीका ये कि मैं उसको तनकीद करूँ कि तुम ये क्या कर रही हो, लिपस्टिक लगाओ, ये करो, या तो मैं उसके साथ चलूँ, मेरे साथ चलो, मैं जिम जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, तुम्हारा ख्याल करते हैं, तुम ख्याल क्यों नहीं रख रही अपना। एक होता है कंसर्न, दूसरा होता है क्रिटिसिज्म। आप अपने पार्टनर को रास्ता भी तो दिखा सकते हैं ना, ये कंसर्न की तरीके से भी शो हो बिल्कुल। एक दफ़ा दिखाओगे ना, 2 दफ़ा दिखाओगे, तीसरी दफ़ा तुम कहोगे इसका कुछ नहीं हो सकता। तो खुद करके ऐसे दिखाएं। इंस्टेंसेस हैं, खुद करके दिखाएं। है ना। तो एक्चुअली मैंने जो ऐसे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैंने उसी की है। हस्बैंड्स को अपनी बीवियों को खुद सैलून ले जाते हुए देखा है, छोड़ते हुए देखा है, बाल कराओ, रिबॉन्डिंग कराओ, ये कराओ, मतलब क्योंकि वो रिश्ते में बेहतरी चाहते हैं। Exactly. तो वो एफर्ट कर रहे हैं अपनी तरफ से। जब बीवी को ये बावर हो, और फिर उस औरत को मैंने ग्रूम होते हुए देखा है Exactly. अपनी आंखों के सामने, क्योंकि उसको नजर आया कि मेरा मियाँ एफर्ट कर रहा है मेरे लिए, यार तो मैं ये नहीं कर सकती क्या। हाँ, सो एक ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपको अपने आप को अपडेटेड रखना है। आपको ये नहीं अब तय करना कि अब ये आदमी कहीं नहीं जा सकता। एग्जैक्टली जो आपने कहा था कि ये कभी नहीं सोचना कि वो कभी भी जा सकता है, कोई भी कभी भी जा सकता है। आपका बच्चा, आपका मियाँ, आपके रिश्ते, आपके दोस्त, ये एक फियर अपने अंदर भी रखना है और वो बाउंड्रीज दूसरे इंसान में भी, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे आपका शौहर हो, इंस्टिल करनी है, उनको बताना है। अच्छा, कि कभी ये होगा तो फिर ये होगा। अच्छा, कभी कभार फिजिकल अपीयरेंस मैटर ही नहीं करती रिश्तों में। कभी कभार आपकी वाइफ इतनी डोमिनेटिंग होती है, जो मैंने मर्दों को देखा है, वो जो दूसरी वाइफ सिलेक्ट करते हैं वो जी हुजूर वाली होती हैं। मैं आपके जूते पहना दूं, मैं आपको, कभी कभार ऐसा लगता है कि मर्द को वो हुक्मरानी जो उसको चाहिए डेलिबरेटली वो मिल नहीं रही है अपनी बीवी से, और वो इतना ज़्यादा डोमिनेशन में औरत है कि वो दूसरी बीवी फिर वो बिल्कुल ऑपोजिट चूज करता है। कभी कभार अटेंशन ऐसा भी चाहिए देखा है गया किसी भी स्पाउस को, औरत एक को भी चाहिए, validation, आदमी वो को एक वो तो चाहिए होती है, अटेंशन चाहिए चाहिए है, बिल्कुल। और अगर वो नहीं मिलेगी तो फिर वो कहीं से भी लेगा वो। हाँ। नॉट एन एक्सक्यूज, गलत बात है। हाँ। आप बता सकते हैं। एक तो हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है, और हम ये हर इशू के बीच में इसकी बात करते हैं, वो आपस में बात ना करना है। वो जो हम शुरू में बात कर रहे थे, आप अपनी ज़िंदगी में लगे हैं और वो अपने कमाने के प्रोसेस में लगे हैं, और फिर जब आप फाइनली दोनों बैठते हो तो भी आपके पास यही बातें हैं कि मेरा दिन के मसाइल क्या थे, और आप एक थके हुए इंसान हो, और आपके पास सुनने का कोई ना इंटरेस्ट है और ना, एंड दैट्स नेचुरल, दैट हैपन्स। बट कम्युनिकेशन हमें एक्चुअली, हमने ना अपने बच्चों को सिखाया है, वो वैसे ही होगा जैसे आपने कहा ना, आपका प्लीज़ कहना अपनी वाइफ को या आपका थैंक यू कहना, वो आपके और आपकी वाइफ के लिए शायद नहीं है, बट फॉर द विटनेसेस इन योर हाउस, जो आपके बच्चे हैं, जो देख के सीख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो ये देखें कि ये रिलेशनशिप ऐसे नहीं है कि बाप के लिए तो सब कुछ करना है और उसने थैंक यू भी नहीं कहना। सो ये चीज़ें हमें अब समझने की, और इनको अगले, अब पिछली जनरेशन्स के साथ तो जो भी हो गया, मगर अगले बच्चों को हमें अब जहाँ से भी हम शुरू कर सकते हैं, अपने बच्चों की बेहतर ज़िंदगियों के लिए इनको अपनी ज़िंदगियों में लाना ज़रूरी है कि बात करें। तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है, मुझे बता दो, मेरा सुनने का दिल नहीं है, मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं सुनूंगा तुम्हारी बात। जब वो जगह नहीं आपका भी मिलती ना, स्टांस चाहिए मुझे एज मर्द। नहीं ज़रूर। अब मुझे एक चीज़ तो बेसिक गलती या मुश्किल ये लगती है कि हम लोग, हमारे कल्चर में ना आमतौर पे शादी को वो इवेंट समझा जाता है सिर्फ। हाँ। तो एक शॉर्ट टर्म सोच आ जाती है कि बस शादी हो गई, हो गया। वो जो एक लंबा 30, 40, 45, 50 साल पीछे खड़ा होता है ना, उसका कोई भी नहीं सोचता है। लोग ये कहते हैं कि अपने घर चले जाए, लोग ये नहीं कहते कि खुश रहें। एग्जैक्टली। सोच ही होनी चाहिए कि अगर आप शादी कर रहे हैं तो एक सोची समझी चीज़ है, डिस्कस चीज़ है,
लड़का लड़की बात नहीं करते, पेरेंट्स बात नहीं करते। आप देखिए इवन निकाह नामा की बात कर रहे थे आप, ये एक एडल्ट्स का डिसीजन है जब शादी हो रही है। कोई कंडीशंस नहीं लिखते लोग, ट्रू नहीं लिखते लिखते नहीं, उसको काट देते हैं, बड़े उनके जो होते हैं भर भरा के ना चलो जी फारिग। इतना बड़ा वाक्य, और इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, होती है वो भी काट लेते हैं। वो एक कॉन्ट्रैक्ट है Not इंसानियत की नशोनुमा करने के लिए, एक्चुअली दैट्स द आइडिया। तो उसको दुनिया चलाने के लिए ना, वो अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसे बनाया है, वो एक इदारा है। हम उसकी वो हसासियत भी नहीं समझते, फिर ये मसाइल तो बहुत सारे हो ही जाते हैं, कभी बोर्डम से, कभी लैक ऑफ कम्युनिकेशन से, कभी फिजिकल रिक्वायरमेंट से। आप कह रही थी कि हमने कंक्लूड करना है फॉर द पर्सन हु जस्ट वाज हियर एंड अभी पिछले ब्रेक से पहले। हाँ जी, मैं अपनी टेक देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो निकल जाएं इस डिलेमा में से, अगर उनको लगता है ये शादी उनको कुछ भी नहीं दे रही, क्योंकि वो बार बार जख्म उनको लगे जा रहे हैं, चाहे वो बीवी दूसरी बीवी के आगे बैठने से या दूसरी बीवी के ताने तिश्तों से, और आज वो बार बार तकलीफ में और आज वो फिर भी चूंकि एक स्ट्रॉन्ग औरत हैं, मतलब एज इन फिजिकली, तो वो शायद ये सब कुछ ले लें इन साइड। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उनकी सेल्फ पिटी और बढ़ेगी, वो अपने बच्चों के लिए भी बोझ बन जाएंगी। बच्चे भी जब उनको धत्कार देंगे, गॉड फॉरबिड, तो फिर जो तकलीफ होगी ना, वो तकलीफ उस तकलीफ से भी बड़ी है। सो शी नीड्स टू टेक कंट्रोल ऑफ हर लाइफ। एक्चुअली ख़वातीन डरती भी हैं कि मैं कैसे रहूँगी उसके बगैर, और मैं तो उसके बगैर रह ही नहीं सकती, और इसीलिए वो बार बार उसी ज़ख्म पे कोई जैसे दोबारा ज़ख्मी किए जा रहे हैं उन्हें, और वो थोड़ा वो कभी कभार इंसान आदी भी हो जाता है अपनी ज़िंदगी में उस ज़ख्म खाने के। लेकिन कई मुश्किल फैसले होते हैं जो लेने पड़ जाते हैं ऐसी सिचुएशंस में। जिस तरह आप कह रही, मुझे भी लगता है कि उनके लिए अब वाकई फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, एक इंडिपेंडेंट लाइफ, उनके बच्चे हैं, उनकी एक पूरी ज़िंदगी है आगे, वो सेल्फ बिलीफ जो है ना, वो ख़वातीन में बहुत कम होता है। क्योंकि वो अपने बच्चों को रॉन्ग मैसेज देंगी अगर वो इसी तरह की ज़िंदगी में चलती रहेंगी तो। कि आप जब्त करें, इस तरह के मामले को नहीं करने की ज़रूरत। आपने जितना कर लिया बहुत अच्छी बात है, आपकी बढ़ाई है। हमारी तरफ से तो यही है इनको एस्टैब्लिश करें दोबारा कि आप अपने ऊपर फोकस करें, जो आपने महवर अपने मियाँ को बनाया हुआ था, अब आप उसमें से निकल उनसे जाएं। छुटकारा हासिल और करें। अल्लाह ताला ये कहता है कि वो शायद बेहतर सबब पैदा कर दे। और कभी कभार अल्लाह ताला आपको गलत लोगों से खुद दूर करता है जो आपके लिए सही नहीं है। अब हम चलते हैं अपनी अगली खातून की तरफ जो सायरा हैं, और देखते हैं कि इनकी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस क्या हैं। जी सलाम अलैकुम। मेरी लव मैरिज हुई, बहुत अंडरस्टैंडिंग थी हमारी, बहुत एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करना, बिल्कुल कोई पर्दा नहीं, मतलब आईडी के पासवर्ड, एटीएम के पासवर्ड, हर चीज़ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो मेरे ना हस्बैंड के दोस्त थे, उनके हम ऐसे ही जैसे मिलने जाते हैं, हम मिलने के लिए गए, तो मेरी उनकी फ्रेंड, उनकी जो सिस्टर थी, उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो डिवोर्स थी, मेरी उनसे अच्छी दोस्ती हुई, नंबर एक्सचेंज हुए, हम बातचीत करते थे अक्सर। अच्छा, मैं अक्सर स्टेटस वगैरह अपने हस्बैंड के साथ लगाती थी, तो मुझे वो करती थी, मना करती थी कि यार ये क्यों लगाती हो, नहीं लगाया करो, और ये वो। मैंने कहा भाई मेरी अपना शौक़ है, मेरे अपना मोबाइल है, अपना व्हाट्सएप है, मैं कुछ भी करूं। तो वो कहती थी नहीं, ये ना मोहब्बत कुछ नहीं होती, ये सब बकवास है, और ना क्या कहते हैं, पैसा ही सब कुछ होता है। मुझे देखो, मैंने डिवोर्स ली है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ, मुझ पर किसी की कोई पाबंदी नहीं है। वो अक्सर मुझे ना इस बात पे वो करती थी। मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया, मैंने कहा पता नहीं क्यों मुझे नादिया इस तरह की बातें क्यों करती है, या वो मुझसे जेलस होती है, इनसिक्योर होती है, क्या है। अच्छा, उसने ना, मेरे हस्बैंड कहते थे तुम उसको इग्नोर करो ना, छोड़ो उसको वो उसकी अपनी लाइफ शायद कामयाब नहीं हुई, इसलिए वो इस तरह की करती है बातें। फिर ये हुआ कि वो ना अक्सर मेरा मजाक उड़ाने लगी। अच्छा, मेरे हस्बैंड से कहती थी मेरे सामने ही कि यार क्या देख के शादी की है, इतनी मोटी है ये, तुम तो अच्छा खाते स्मार्ट हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाती, मेरे सामने ही बैठ के। और मेरे हस्बैंड भी ना, मैं कभी हैरान हो जाती थी कि मेरे हस्बैंड पता नहीं उसको खुश करने के लिए ये उनके साथ मिलके मेरा मजाक उड़ाने लगते थे, या वाकई वो उनके दिल की भड़ास थी कि हाँ वाकई तो अब मोटी हो गई। ये 4-5 साल गुजर चुके थे, बच्चे भी हो चुके थे 3। तो उसके बाद ये हुआ कि कुछ टाइम तक ना हमारा मिलना जुलना जो है ना थोड़ा कम हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने उसको ना ब्लॉक करवा दिया मेरे व्हाट्सएप से, स्टेटस से, कि इसको ब्लॉक कर दूँ, इससे तुम कांटेक्ट मत और करो। वजह क्या हुई ये ब्लॉक करवाने की? यही जो इस तरह के स्टेटस लगाती थी ना मैं, तो वो जवाब देती थी। और एक दिन उसने स्टेटस लगाया कि बीवी को चकमा दे के, ऑफिस का चकमा दे के लोग डेट पे चले जाते हैं। तो मैंने ये स्टेटस देखा, मैंने कहा इसका क्या मकसद है, तुम्हारे तो हस्बैंड भी नहीं है, फिर तुमने ये क्यों लगाया और किसके लिए लगाया है।
कहने लगी बस जिनको मैसेज कन्वे करना था ना उनको चला गया है, बस काफ़ी है, और ये कह के उसने डिलीट कर दिया। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा देखो ये नादिया ने इस तरह का स्टेटस लगाया और डिलीट कर दिया। वो कहने लगे इसको छोड़ो, वो साइको है। मैं भी इग्नोर कर दिया। एक दिन ये हुआ कि मेरे हस्बैंड के फेसबुक मैसेंजर पे एक मैसेज आया। अच्छा, उस जो आईडी थी उसका नाम था बद्दुआ सज़ा। अब मैंने ना वो देखा, मैंने कहा ये तो फेक आईडी है, लेकिन उसमें मैसेज आया कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे ब्लॉक किया है और तुमने मुझे गालियाँ दी हैं, मेरे भाई से मेरी शिकायत की है, तो अब मैं देखो तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, और मैं तुम्हारी पिक्चर्स जो है ना वो तुम्हारे घर पे भेज दूँगी और तुम्हारे ऑफिस में भेज दूँगी, तो बेहतर ये कि तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो। अब मैंने ना ये मैसेज देख लिया। मेरे हस्बैंड उस वक्त घर पे नहीं थे, सेलफोन घर पे था। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, वो पहले टाल मटोल करते थे कि पता नहीं कौन है, फेक आईडी है, मुझे नहीं मालूम ये वो। मैंने अपनी बच्ची के सर पे हाथ रखवाया, मैंने कहा मुझे सच सच बता दें कि इतनी कॉन्फिडेंस से इतनी सारी बात लिख के दी है तो कुछ ना कुछ तो है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बताया कि ये ना वो नादिया है। तो मैंने कहा कौन सी पिक्चर्स की बात हो रही है भाई, मुझे भी तो पता चले। कहने लगे नहीं कोई पिक्चर्स नहीं है, कोई नहीं। इतने में उसने क्या किया, वो पिक्चर जो है वो फेसबुक की आईडी पे वॉलपेपर पे लगा दी। अच्छा, अपने फेस पे उसने इमोजी लगा दिया और मेरे हस्बैंड की पिक्चर बिल्कुल खुलेआम ना। मैंने देखते ही उसके हेयर स्टाइल था, कुछ लोग थे, मैं उसको पहचान गई। मैंने कहा ये तो नादिया ही है। मेरे हस्बैंड ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये वो है। अब मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा तुमने ये हरकत की है, तुम लोग मिले हो और तुम मुझे एक तरफ मुझे कहती थी कि इसको छोड़ दो, मोहब्बत कुछ नहीं हो रही। कह रही मैं यही तो साबित करना चाहती थी तुम्हें कि देखो तुम्हारा शौहर जो है ना वो मेरे साथ बैठा है, डेट पे मेरे साथ आया है। तो अब मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा आप क्यों गए थे? कहने कि मैं इसको समझाने गया था कि देखो पहले की जो बात थी वो अलग थी, अब तुम हमारे बीच में मत आओ, ठीक है। मैंने पूछा भाई पहले की क्या बात थी, अब एक नया किस्सा खुल रहा है। तो कहने लगे पहले हमारा शादी से पहले अफेयर था, लेकिन मैं आउट ऑफ कंट्री चला गया, इसकी शादी किसी और से हो गई, अब मैं वापस आया हूँ तो मुझे नहीं पता था कि इसका डिवोर्स हो गई, मेरा भी इससे कोई कांटेक्ट नहीं था। अब ये हो रहा है कि वो मुझे और इनको देख के ना जेलस होती है कि इसने मुझसे तो की नहीं और ये खुशहाल क्यों है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा देखिए मैं आपसे शुरू में कहती थी मुझे इस पर डाउट है, आपने मुझे इसको ब्लॉक करवाया, आप मुझे शुरू में ये सारी बात बताते, खुलेआम मैं कुछ नहीं कहती, क्योंकि जाहिर है वो शादी से पहले का अफेयर था, उसमें मैं नहीं थी, तो उससे मेरा लेना देना नहीं है। लेकिन अब आपको जब ये इस तरह से ब्लैकमेल कर रही है तस्वीरें लेके और ये सब, और आपने, मैंने कहा तस्वीर खिंचाने की ज़रूरत क्या थी? कहने लगे मैं तो इसको ब्लैकमेल करना चाहता था कि तुम मेरी बीवी को ना तंग करना छोड़ दो, मेरी बीवी को बहकाना छोड़ दो, उल्टा इसने मेरे साथ ये कर दिया कि 1 लाख रुपए भी मांग रही है और ये सब। फिर मेरे हस्बैंड ने अपने दोस्त को सारी बात बताई कि भाई देखो इस तरीके से नादिया ने ये हरकतें की है। तो उनके भी आपस में हुए होंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे उनसे ना तो कांटेक्ट किया और ख़त्म कर दी बात। हालांकि मैंने कहा कि नहीं बैठेंगे हम बात करेंगे कि भाई अब क्या अब मसला है, ठीक है शादी से पहले होगा कुछ भी, लेकिन मेरे हस्बैंड वहाँ नहीं लेके गए। एक बात मैंने अपने हस्बैंड से की, मैंने कहा देखिए अगर आप शुरू में मुझे बताते तो शायद मैं इतनी बात आगे ना बढ़ती, ना वो आपको ब्लैकमेल करती, ना आपको मेरी नज़रों में गिराती। आज क्या हुआ, आपने उसको प्रोटेक्ट किया, उसको आप सपोर्ट करते रहे, एक तरीके से मुझे तो ये लगता है सपोर्ट किया कि आपने जो है ना मुझे नहीं बताया और उसने मुझे बता के मेरी नज़रों में आपको गिरा दिया। अब ये हुआ कि फिर मेरे हस्बैंड पैर पकड़ने लगे, माफ़िया मांगने लगे कि नहीं मुझसे हुई है गलती, ये मैं मानता हूँ और मुझे नहीं आइडिया था ये करेगी। मैंने कहा मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत तेज़ लड़की है। बहरहाल वो कहने लगे, मैंने कहा देखें एक परिंदा था हमारे के पास जो एतबार का, अब वो उड़ चुका है, अब आप कुछ भी कर लें, अब आप किसी की भी बहन के, किसी दोस्त की बहन से हंस के बात करेंगे, बीवी से हंस के बात करेंगे या किसी कज़न से, तो मेरे दिल में तो यही आएगा कि शायद अब कोई नया। अच्छा, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अच्छा ब्रेक के बाद, भाई ब्रेक आ गई, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक ज़रूरी आपको बता दूँ कि ये तो टॉपिक से हटकर है जो मैं बात करने वाली हूँ, कि मेरे पास एक लड़कियों के लिए एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ है, और वो ये कि हर लड़की चाहती है ना कि वो लेटेस्ट ट्रेंड और फैशन को फॉलो करे, स्टाइलिश लगे, और उसके लिए बहुत जद्दोजहद भी वो करती है। तो इसीलिए इस समर फुल ऑफ कलर्स ARY फैशन आपके लिए ला रहा है लॉन एग्जिबिशन, जो कि आज से शुरू हो गई है ARY चेज़ और ARY गोल्ड स्ट्रीट फैशन के आउटलेट पर। आप अगर घर बैठे ऑनलाइन भी बाय करना चाहेंगे तो ARY सहूलत बाज़ार की वेबसाइट से आज ही अपनी अनस्टिच्ड लॉन को ऑर्डर करें और बाय करें। छोटे सा ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आफ्ताब साहब, इससे पहले कि हम फिर अगली बात पे सिचुएशन पे चलें, तो पिछली सिचुएशन जो है उसके लिए आप क्या कहेंगे? क्या खातून को, मैं आपसे सवाल आपको दे देती हूँ ताकि आपको बताने में आप टू द पॉइंट जवाब दे सकें, क्या उन खातून को अभी भी उसी ट्रॉमा जो से वो गुजरी कि मियाँ का अफेयर पकड़ा गया या उनकी जो भी कहानी थी, क्या सारी ज़िंदगी वो उसी चीज़ को पीटती रहेंगी? उनको अपने मियाँ के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए? क्या उनको दोबारा अपने मियाँ को ट्रस्ट वाली चीज़ देनी चाहिए? दोबारा वो ट्रस्ट कर सकती हैं उनके ऊपर, या उन्हें क्या करना चाहिए? आई सपोज जो फोकस उस पर ही होना चाहिए जो चीज़ हुई है और जो नुकसान आपका हुआ है। मतलब जो हस्बैंड ने करना था वो तो कर लिया। एक बुनियादी तौर पे एक एक्सपेक्टेशन ये होती है, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि वो जो पास्ट उनका है वो उनका पास्ट है, उनके लिए मैं उनको क्या जज करूं। बट उसके अंदर एक और भी जुमला ऐड करना चाहिए कि एज़ लॉन्ग एज़ कि वो आपका प्रेजेंट नहीं बन रहा पास्ट, मतलब एक बाउंड्री आपके है, आपकी जो भी चीज़ें हैं, पुराने आपके मामलात चल रहे थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब आपका एक नया रिश्ता है, आपकी एक बेगम है, उसको आपने रिस्पेक्ट करना है। ये जो बाउंड्री टूटी है ना कि एक शख्स जो कि आपका एक्स था वो आपके प्रेजेंट में आया है, तो आपको डायरेक्ट बताना चाहिए अपने पार्टनर को, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए कि इस इंसान ने इस टाइम पे मुझसे ये बात कही है, ये पुराना शख्स है, मेरी ज़िंदगी में था, किस कैपेसिटी में था, कितना उसकी इंटेंसिटी थी, ये मैं उसको करूं। आप और अगर शायद वो पहले बता देते तो वो बीवी उनसे दोस्ती नहीं करती। 100% जो उन्होंने दोस्ती की और करीब आने दिया उनको। एग्जैक्टली तो ये भी तो वही नुकसान का हिस्सा है ना। सो आई थिंक कि इंडिविजुअल केसेस में देखना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जो कि पैथोलॉजिकली झूठे होते हैं, मतलब अगर आप उनसे बोलेंगे ना, झूठ में कोई ना कोई फ़ायदा होता है, लोग हमेशा डर की वजह से झूठ बोलते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि आफ्ताब तुमने पानी पिया है और मेरे सामने पानी हो मैंने पी चुका और मैं झूठ बोलूँ, तो इसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल लाइंग, जिसमें फ़ायदा आदतन ऐसी एक फितरत का हिस्सा है कि इंसान अपने आप को, मतलब उसको मज़ा आता है वो चीज़ करने में, वो सेकंड नेचर बन चुका है, वो बोलता है तो उसको पता भी नहीं चलता वो झूठ बोल रहा है। उन सिचुएशंस में आपको नज़र आएगा कि ये बार बार इंसान कर रहा है, वो इंसान वो भी होगा जो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा या बार बार लेगा, तो आप बोलोगे कि सीखे क्या हो। इस सिचुएशन के अंदर एक और अच्छी बात ये थी कि इनके हस्बैंड ने एतराफ़ किया कि उनसे गलती हो गई है, अकाउंटेबिलिटी ली है, और अब ये खुद डिसाइड करेंगी। मैंने जैसे कहा नुकसान तो उन्होंने कर लिया, नाउ शी हैज़ टू डिसाइड कि ये जो नुकसान की भरपाई है किस तरीके से शी कैन मूव ऑन फ्रॉम इट। अब मूव ऑन करना है तो किस तरीके, व्हाट विल हेल्प यू मूव ऑन। मूव ऑन के तरीके क्या क्या हो सकते हैं? आई थिंक प्रोसेसिंग योर इमोशन, जो कि नुकसान किया है ना, कि उस मोमेंट पे जैसे आपको पता चला, कुछ आपकी फीलिंग्स होंगी, कुछ जज्बात होंगे, अचानक से आपको पता चला है कि ये एक इंसान है जो ब्लैकमेल कर रहा है मेरे हस्बैंड को। टॉकिंग अबाउट इट, प्रोसेसिंग इट, रेगुलेटिंग इट, ये एक तरीके से बात करने से बेहतर होगा। अपने ऊपर काम करें, फोकस करें, पार्टनर से रीअश्योरेंस मांगें। जहाँ जहाँ डर लग रहा है, ये लग रहा है ना कि ये दोबारा हो जाएगा, तो वहाँ पे अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करें और उनसे बोलें कि मुझे रीअश्योर करो ये दोबारा तो नहीं होगा। तो वो चीज़ हो सकती है। जो आप बात कर रही थी ना, बार बार पीटना नहीं चाहिए, लेकिन एक इंसान को जब डर लगे कि ये दोबारा ना हो जाए, तो कम से कम इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि पार्टनर को बोले मुझे डर लग रहा है, मुझे ये डर लग रहा है कि दोबारा ना हो जाए, ताकि पार्टनर रीअश्योर करे कि नहीं ये दोबारा नहीं होगा। अब आपको अगर भरोसा ही नहीं है अपने पार्टनर पे, तो रीअश्योरेंस पे भी शायद भरोसा ना हो। आई थिंक जो बेस्ट बात इन्होंने की है इस एक पॉइंट, वन पॉइंट एजेंडा जो होना चाहिए वो टॉकिंग अबाउट इट। बिकॉज वो आदमी शायद ये कहे, मैं भी यही सोची थी कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। उसने सोचा होगा अगर मैंने अभी से बता दिया ये बिला वजह शक में पड़ जाएगी, अगर हम कुछ भी नहीं हो रहा तो भी। और वो हो सकता है कि उन्होंने ठीक ही करने के लिए, उस औरत को समझाने के लिए ही उसके साथ एक आध मुलाकात कर ली हो। सो टॉकिंग अबाउट इट एंड देन सेटिंग बाउंड्रीज कि दोबारा नहीं होना चाहिए, एंड वर्किंग ऑन हर ओन सेल्फ कि मुझे भी अब ज़रा सा ज़्यादा विजिलेंट और केयरफुल रहना है, क्योंकि ऐसी औरतें बहुत हैं इस माशरे में, बहुत बुरा लगता है, बुरा लग रहा है कहते हुए भी, जो कि जिनको फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे ना, अफेयर्स विद मैरिड मैन। कभी कभार ऐसा नहीं होता कि लोग बुरे हैं जिनके साथ ही हो गया, कभी कभार बहुत सारी ऐसे लोग आपकी जिंदगी में इंक्लूड हो जाते हैं जो कि बहुत शातिर होते हैं, और वो खराब लोग कहीं कहीं आपकी अच्छी जिंदगी को खराब करने की कोशिश करते हैं। और मैं चाह रही थी कि ये वाली जो खातून थी, या मे भी शायद जो अगली भी आए, काश इनके स्पाउसेस भी इनके साथ होते और हम उनसे पूछते कि आपने क्या सीखा है, और आप अब ठीक है इसके बाद कि आप एक अपने घर को गलत जगह पे लेके गए और फिर आपने बड़ी मुश्किल से अपना घर, अपनी जो भी एक घर की सैंक्टिटी है घरस्ती अभी वापस ठीक किया। सो ये आपको भी याद रखना है ये ट्रॉमा, कि आप दोबारा इस ट्रॉमा। अच्छा, एज मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर
कि अगर कुछ ऐसा हो किसी मर्द की ज़िंदगी में कि उसको खुद ही ठोकर लगी और वो खुद ही संभल जाए, सिचुएशन ही ऐसी बनी कि बीवी को पता ही नहीं, तो क्या बीवी को उसे माफ़ करना चाहिए, उसे एक चांस देना चाहिए, क्या होनी चाहिए? देखिए, अगर तो बीवी के लिए वो रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, अगर उसमें रहना चाहती है तो वो ट्रस्ट के बगैर चल नहीं सकता है। तो आपको ट्रस्ट तो एक लेवल का रखना पड़ेगा। जाहिर है ठेस पहुंचती है, उस ट्रस्ट को रीबिल्ड करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती इसे। हाँ, तो और क्या माफ़ मर्द भी को करना बनता क्या है। मर्द को और बीवी बनता को है। वो टाइम देना चाहिए कि जिसमें वो जो ट्रॉमा में आई वो सिचुएशन की वजह से उसको हील होने का टाइम देना चाहिए। उस हीलिंग में वो शायद बहुत सारी तंज ताने और तकलीफ देने वाली चीज़ें भी हस्बैंड को बोल सकती नहीं, ये मर्द को इस सूरत में तो बिल्कुल उसे एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना। हाँ। क्योंकि एक सिचुएशन, एक बेवफाई का एलिमेंट उसकी तरफ से ओरिजिनेट किया, नॉट फ्रॉम द वाइफ साइड। तो उसे थोड़ा सा उसका भार उठाना पड़ेगा, उसे वो मौका देना पड़ेगा कि वो ट्रस्ट जब तक कम से कम एक अच्छे लेवल पे नहीं आ जाता तब तक वो उसको ये इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इस चीज़ की कॉस्ट समझनी पड़ेगी कि यार गलती हुई, उसकी ये कॉस्ट है, अब मुझे भी ये चीज़ें कुछ तो सुननी है और बिल्ड करना है ट्रस्ट। हाँ। मैंने हर चीज़ ये करके दिखानी है कि यार इट्स नॉट हैपनिंग अगेन। तो ये उसकी जिम्मेदारी है बाकी। ये एक बहुत स्ट्रेंज तो नहीं बट रिकरिंग बात है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हंस खेल रहे हैं कामों पे, क्योंकि आदमी है ना, आदमी सिर्फ घर की चार दीवारी में कन्फाइंड नहीं है, औरत है बाय चॉइस समटाइम्स, और समटाइम्स काम भी अगर कर रही है तो काम पे बस जाके और वो उसको वापस घर पहुंचना होता है। आई कैन से दैट बिकॉज आई एम अ वर्किंग वुमन, तो मुझे पता है कि मेरे लिए काम वो जगह नहीं है जहाँ जाके मैंने रिलैक्स होके एंजॉय भी करना है। Exactly. मेरे लिए वो सिर्फ काम की जगह है। मगर इट्स नॉट द सेम फॉर मैन, उनके लिए फ़र्क है बिल्कुल डायनामिक्स इस जगह के। तो मैंने देखा अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में एक बच्चा बहुत मेरे दिल के करीब जूनियर बच्चा था, और उसकी आदत थी कि वो हंस खेल रहा है हर किसी से, जो कि सबकी होती है। और मैंने उसको टोका, आई सेड देखो तुम्हें दिख नहीं रहा जो मुझे दिख रहा है, तुम हंस खेल रहे हो, वो लड़की समझदार है, उसने तुम्हारे फ्लर्ट को या तुम्हारी नॉन सीरियस तबीयत को एट फेस लेवल लिया है और वो निकल गई है उसमें। एक दिन एक लड़की आएगी जो कि सीरियस हो जाएगी, यू आर अ मैरिड मैन, तुम क्या करोगे उस दिन? और वो हुआ। एक दिन एक लड़की आई और ज़िंदगी तबाह होते होते बची। ठीक है, दे हैप्पीली मैरिड नाउ, मगर आदमियों को मेरा ये मैसेज है, इसलिए मैं गई थी, एक आदमी चाहिए था हमें यहाँ, कि खुदा के वास्ते आपको लग रहा है कि ये फेज़ हमेशा रहेगी, ये फेज़ बहुत छोटी है। जैसे कि हम शादियों में कह रहे हैं कि वो खुशी का कि 6 लम्हे 6 महीने या 1 साल या 4 साल, वो हैप्पी हार्मोन रिलीज होने वाला टाइम, हाँ वो डोपामिन थोड़े हैं, फिर काम का वक्त आ जाएगा, फिर मुश्किलें आ जाएंगी। सो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो, सिर्फ ये ना सोचो कि यही वक्त है और बस यही हमेशा रहेगा। सो आदमियों को भी बहुत सोचने की ज़रूरत है भाइयों। नहीं बिल्कुल, क्योंकि एज औरत रुबीना जी जब कमिटमेंट का हिसाब हो रहा है कहीं पे। हाँ, भाई एज औरत एज और ये वर्किंग सारी लेडीज आजमाइशें हैं ना। ये आजमाइशें हैं, ये हाँ आपकी तरफ आएंगी, वो आएंगी, हर औरतें, वो सूरत में लड़कियां, औरतों की तरफ आदमी वो आएंगे। वो अल्लाह मियाँ आपको खुशी का मौका यहाँ ये नहीं दे रहा कि हाँ हैव फन फॉर सम टाइम, नहीं, वो आपका इम्तिहान है, उसमें से आपने सुरखरू होके निकलना है, या कि आपने फंस जाना है और फिर चलो इस ज़िंदगी में फिर भी जैसे तैसे गुजार लोगे। बट कहीं ना कहीं हिसाब है। क्योंकि इस इम्तिहान में आप फंसना बहुत फिर स्क्वीज होते हैं हाँ, और उस वक्त से बचना चाहिए, मर्दों को भी So, औरतों को अपने आप को बचाने का तरीका बेसिकली इनके कहने का मकसद ये है कि जब आप खुद अपनी हरकतें जो है वो भी कंट्रोल में रखें, क्योंकि आपकी हरकतों की वजह से दूसरे फंसते हैं और फिर आप उनके साथ फंस सकते हैं। बिल्कुल, आप किसी को गलत फहमी में डाल सकते हो और फिर आपके गले का वो फंदा बन जाए। तो तभी तो कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। तो ये शुरुआत यहीं से होती है कि आपने मजाक में कुछ बोल दिया और आपने उसे मजाक ही समझा, लेकिन दूसरे वाले उसको क्या समझ रहा क्या समझ रहा है, वो आपकी जिंदगी में जहर घोल सकती हैं आपकी ये हरकत। नेक्स्ट अजरा हमारे पास बैठी है। अजरा, आप क्या कहेंगे? मेरा नाम अजरा है, जैसे कि थोड़ा आपने सा जोर से बताया। बोलेंगे हाँ, अजरा, मेरा आवाज़। अच्छा, मेरा नाम अजरा है, जैसे कि अभी आपने मुझे बताया। अच्छा, मेरा जो है, मेरी शादी को 3 साल हुए। 3 साल के बाद जो है अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी जैसी नेमत नवाजा। तो उस दौरान मेरी बेटी तकरीबन 6 महीने की थी, तो हम बाइक पे जा रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड।
तो हमारा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में मेरे हस्बैंड को, बच्ची को तो ज़्यादा नहीं लगी लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लगी और मेरे सर पे बहुत चोट लगी। तो डॉक्टर ने कहा कि तकरीबन 6 महीने तक इनके दिमाग को कोई आप यानी कि टेंशन नहीं देंगे, आराम की ज़रूरत है इनको। और आपके हस्बैंड सही रहे? हाँ, मेरे हस्बैंड हल्की फुल्की इनको खराश है। कहने लगे ठीक है। अब मेरी बहन का घर था, करीबी मेरी बहन आती थी मेरी खिदमत करने के लिए, लेकिन उनका अपना भी घर था। अब कहती मेरे हस्बैंड नाराज़ होते हैं कि तुम बहन के क्यों जाती हो बार बार। तो उनकी बेटी है 18 साल की, उन्होंने कहा ऐसा करती हूँ मैं ज़ैनब को तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ, सुबह आएगी शाम को चली जाएगी। चलें ठीक है सही है। अब वो बच्ची आने लगी। शुरू में तो ये था कि उसी के वालिद लेके आते तो उसी के वालिद छोड़ के आते थे, और मेरे हस्बैंड शुरू से उससे बहुत चिढ़ते थे, उनको पसंद नहीं थी कि मुझे ऐसी लड़कियाँ अच्छी नहीं लगती हैं वो। फिर ना हल्के हल्के ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम पागल हो, तुम्हारी नौकर थोड़ी है तुम्हारे अब्बा की वो, कि तुम उसको छोड़ने भी आना लेना, मैं ही छोड़ आया करूँगा, उनसे कहना आप छोड़ जाओ, रात को मैं छोड़ आऊँ। चलें ठीक है सही है। अब इसमें भी बात हो गई, लेकिन फिर हल्के हल्के ये होने लगा कि वो छोड़ने के लिए जाते तो 3-3 घंटे के बाद आते थे कि अब 3 घंटे हो गए। मैं जब आते थे मैं पूछती थी कहाँ इतनी देर क्यों लगी, बाजी क्या बैठ गए थे क्या? कह रहे नहीं आज ज़ैनब को दिल चाह रहा था कुछ खाने पीने को, तो मैं उसको रेस्टोरेंट ले गया और मैंने उसको बर्गर खिला दिया। चलें अच्छा ठीक है, बच्ची है इतना ध्यान नहीं, इसलिए कि उस बच्ची का पहले से निकाह हुआ था उसके अपने ददियाल में, तो मुझे भी कोई शक नहीं था। मैंने कहा चले वो तो अपने ज़ाहिर है एज क्या है ज़ैनब की? ज़ैनब की 18 साल की जी, तो इसलिए मुझे भी ज़्यादा शक नहीं हुआ। लेकिन हल्की हल्की बात इतनी बढ़ने लगी कि मेरे हस्बैंड बस हर बात में उसकी तारीफ़ करना, वो कोई काम करिए तो उसका हाथ बटा रहे हैं, उसके लिए चीज़ें लेके आ रहे हैं। उसको जब भी छुट्टी का दिन अक्सर ऐसा होता था तो कहते थे कि यार इसको यहीं रख लो ना, पेपर तो दे चुकी है वो मैट्रिक के, तो ऐसा कर उसको यहीं रख लो और रोज़ रोज़ का आना जाना। तो मैंने कहा ठीक है। इन्होंने मेरी बाजी से बोल दिया फ़ोन करके कि वो यहीं रहेगी, मैंने बोला है, अज़रा ने बोला है। उन्होंने कहा चलो ठीक है सही है। अब वो रहने लगी। अब उसको संडे के संडे बाहर घूमने जा रहे हैं। ज़ाहिर है बच्ची परेशान है ना, 1 हफ्ते से काम में लगी हुई, तुम्हें एहसास होना चाहिए इस चीज़ का। चले ठीक है सही है। अब इतनी बात हो गई इतनी कि वो मैं सो गई रात को, मेरी आँख खुली तो पता चला लॉन्च में बैठ के लीडो खेली जा रही है, हंसी मजाक हो रहा है खूब, उसका इतना ख्याल रखा जा रहा है। अब थोड़े दिनों तक तो मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन मुझे फिर शक होने लगा कि कुछ है मसला, कुछ तो है जो इस तरह से हो चुका है अब तक? अब तक तीसरा महीना है समझे। 3 महीने आप रेस्ट कर रही हैं? जी जी, वाह। 6 महीने आपको बताया कभी ना। इन एक्टिविटीज में शामिल किया जाता था जिस तरह आप कह रही हैं? हंस के मुझसे कहते थे कि वो आ रही है बाहर, आ जाओ, या फिर छोड़ो तुम आराम करो, तुम सो जाओ, ऐसा करो, तुम छोड़ दो मैं बाहर। अच्छा, अब वो हल्के हल्के मुझे महसूस होने लगा कि कुछ हो रहा है। अब मैंने इनसे बोला, मैंने कहा इतना फ्री नहीं हुआ करें, बुरी बात है, और ज़ाहिर है आपके लिए महरम नहीं है। यानी अरे क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हो तुम, तो शक कर रही हो। अच्छा भी बात ख़त्म हो गई। लेकिन जब बस हद से ज़्यादा मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है, तो मैं परेशान हो गई कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मैंने अपनी बाजी को फ़ोन किया, मैंने कहा आप ज़ैनब को घर बुला लें, मेरी तबीयत ठीक है, अब मैं काम कर सकती हूँ। तो बाजी कहने लगी कि अच्छा चलो। लेकिन जब बाजी ने ज़ैनब से बात की, ज़ैनब ने मना कर दिया। हाँ, ज़ैनब क्यों जाएगी? कहने लगी कि हाँ अरे क्या हो गया मम्मा, और बहुत तबीयत ख़राब है आंटी की, आपको नहीं पता, और उनको बहुत ख्याल रखना पड़ता है, दवाई देनी होती है, उनकी बेटी छोटी है उसको देखना पड़ता है मुझे, तो मैं अभी नहीं आ रही, मैं आ जाऊँगी। वैसे चली जाती थी मिलने के लिए। अब ये करते करते जब ज़्यादा हद से बात बढ़ी तो हस्बैंड उसको कुछ ज़्यादा ही जब वो हुए, तो फिर मुझे शक हुआ। मैंने बाजी को फ़ोन किया, मैंने कहा बाजी एक बात मैं आपसे करना चाहती हूँ, मैं किसी से नहीं कर सकती, अब करते हुए भी शर्म आ रही, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कहने लगी जी बताओ क्या हुआ। मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे मसला है, मुझे शक नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि कुछ हो रहा है यहाँ, कुछ चल रहा है। तो बाजी कहने लगी कि अच्छा पागल हो क्या, वो ऐसा तो नहीं लगता, इस तरह नहीं है। मैंने कहा नहीं बाजी आप खुद देख लें। कहने लगी अच्छा ठीक है सही। इत्तेफाक से जब संडे को वो घर गई है, मैंने बाजी को फ़ोन किया, मैंने कहा ज़ैनब आ रही है आपसे मिलने के लिए, कुछ कपड़े वपड़े उसको लेने। कहने लगी ठीक है। लेकिन अब वो मुस्तकिल यहीं रह रही है? हाँ, 3 से 4 घंटे गुजर गए, वो घर नहीं पहुँची। ठीक है, फिर बाजी को भी शक हुआ कि हाँ, अब मुझे भी मैं कि देख लिया आपने, मैंने बाजी से कहा देखा आपने, कहाँ है वो लोग। पता चला कि ज़ैनब कह लगी हम लोग सीवे चले गए थे, मेरा दिल चाह रहा था। अच्छा, फिर बाजी को मैंने समझाया, बाजी कहने की ठीक है। बाजी ने कहा कि नहीं घर चलो। अब मेरे हस्बैंड नाराज़, तुमसे उठा नहीं जाएगा, तुम अभी पड़ जाओगी, तुम्हें कौन देखेगा, और तुम उसको क्यों घर भेजे, उसकी माँ को मना करो कि वो नहीं लेके जाए। लेकिन बाजी भी समझ गई थी, बाजी लेके चली गई उसको ज़बरदस्ती। ये था मेरे हस्बैंड का मूड बहुत ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, बिल्कुल मुझसे बहुत लड़ाई झगड़ा, और उनको ये भी एहसास नहीं था कि मेरे चोट लगी हुई है। मुझे मना किया डॉक्टर ने टेंशन लेने से, लेकिन
वो उन्होंने अपने यानी कि हरकतें दिखाई। उसके बाद जो थी बाजी ने उसको अपने घर ले गई। ले जाने के बाद तकरीबन 3 महीने के बाद जो है उसको बाजी ने रुखसत कर दिया। उसकी शादी हो गई। तो जब कहीं जाके थोड़ा हमारी ज़िंदगी में सुकून आया। लेकिन एक दफ़ा जब बंदा चोट खा लेता है ना, अब तक वो बात है, मोहब्बत भी करती हूँ, सब करती हूँ, ख्याल करती हूँ, लेकिन मेरी नज़रों में अब तक मेरे हस्बैंड की वो बात नहीं रही। शादी से पहले आपने हस्बैंड से कितने अरसे तक बात की थी या बिल्कुल बात नहीं, नहीं arrange की? marriage अरेंज थी। मैरिज हाँ, डायरेक्ट जी, थी। जी, और उसके बाद आपकी बेटी कब हुई? बेटी मेरी 3 साल के बाद हुई। 3 साल के जी, बाद। जी। 3 साल था टाइम के आप लोगों ने एक हाँ दूसरे के ठीक साथ था, वक्त हाँ हाँ गुजारा। सही था, ठीक थे। सही, ज़्यादा रोमांटिक अकेले नहीं थे, ज़्यादा हंसते बोलते नहीं थे, लेकिन सही थे, मेरा ख्याल रखते थे, केयरिंग थे। लेकिन ये था कि फिर जब वो बच्ची आई हमारी ज़िंदगी में तो ये सब हुआ। तो एक उसके छोटे बाद से से ब्रेक के लेके बाद हाँ, मैं आती हूँ, फिर आपसे बाकी चीज़ें। चलें, ठीक है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो अभी हमने पिछला वाला कंक्लूजन देना है या हम नेक्स्ट उस पे जा सकते नहीं, हम थोड़ी सी बात करना चाहते हैं। हैं? मैं अगर जल्दी से वन लाइन बता दूं कि साहिबा ने अपनी बहन की बच्ची को अपनी खिदमत के लिए रखा और 3 महीने तक वो उनके घर में रहती रही और हुआ ये कि उन साहिबा के मियाँ जो हैं उनकी अटैचमेंट और इन्वॉल्वमेंट उस भांजी के साथ, खातून की भांजी के साथ पकड़ी गई या नज़र आई। ये था पिछला सेगमेंट का। दो एलिमेंट्स हैं, एक पे अली बात करना चाहेंगे और एक पे मैं बात करना चाहूँगी। एक तो कभी भी अगर आपने अपनी खिदमत के लिए किसी को रखना है और आपका ऐसा मसला है कि जिसमें एक्चुअली आपको घर में मदद की ज़रूरत है, तो कोई हायर्ड हेल्प और एज अप्रोप्रिएट, जेंडर अप्रोप्रिएट को रखें। ये तरीका गलत है। ये टेम्पटेशन देना भी, हम कहते हैं ना कि घर को लॉक करके जाओ, जब घर में सर्वेंट्स हैं, जहाँ कोई ऐसी चीज़ें पड़ी हैं, लोगों को टेम्पटेशन मत दो। हाँ, मेरे में कहते थे गरीब का ईमान मत आजमाओ। हाँ, ये बात किसी इस केस में वो आदमी गरीब था, उसका ईमान आजमाया गया। ये था, ये हुआ। लेकिन एक जो दूसरा एंगल है वो ये है कि कुछ हाँ देखिए, अगेन मुझे लगता है कि इस तरह के मसाइल ना हमेशा पहली नज़र दीन की तरफ ज़रूर डालनी चाहिए। वो क्या कहता है दीन में, बहुत कुरान पाक में बहुत क्लियरली ये रिलेशनशिप फॉरबिडन रिलेशनशिप है। आप नहीं कर सकते, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो ये जिन साहब से भी ये गलती हुई है, गलती इंसान से हो जाती है। लेकिन जो लोग भी सुन रहे हैं उन लोगों को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि एक तो कुरान पाक को उर्दू में पढ़ के देखें, सारा समझें मामले को, क्या चीज़ें नहीं अलाउड हैं, ये नहीं अलाउड है। एब्सोल्युटली। इसलिए दीन से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। और बहुत अफसोस की बात है, ऐसा हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जो खातून है उन्होंने भी वाकई एक मौका फराहम कर दिया। हाँ, मौका फराहम कर दिया, अपनी आसानी देखी, ये देखा नहीं कि क्या हो सकता है। ज़रा सा आगे फ्यूचर के अंदर पे नज़र रखनी चाहिए। मतलब हर वक्त सोचना ज़रूर चाहिए, चाहे आपको अपना आप भी बुरा लगे ऐसा कुछ सोचते हुए, बट सोचने में कोई हर्ज नहीं है, आप बचा सकते हो बहुत। बिल्कुल। अब मर्द की एक फितरत भी है। हाँ। आप उसको भी मुश्किल में डाल रहे हैं, क्योंकि मर्द को हमेशा ये चीज़ फाइट करती रहनी पड़ती है कि उसके अंदर ये है, यू नो, कनेक्टिंग विद द ऑपोजिट जेंडर। और ये वही आपकी बात अगेन, जो हमारी प्रोफेशनल हेल्प है कि बात अब जब हो गया सब, आपस में बात करें, कसूर दोनों का है। उन खातून का भी जो घर पे 18 साल की बच्ची को ले आई और फिर उसको रातों को भी रखने लगी और महीनों रख लिया अपनी आसानी के लिए, तो गलती आपसे भी हुई है, उनसे भी हुई है। वही बात, उनको टेम्पटेशन दे दी, आपकी गलती भी है, उनकी। आपस में बात करें और मूव ऑन करें। ज़ाती तौर पे मुझे ये लगता है कि ऑब्वियसली वाइफ की इतनी गलती नहीं है। यू ट्रस्ट द पर्सन, आपके जो हस्बैंड है आप उन पे ट्रस्ट करती हैं। और इसके अंदर आप ये देखें ना कि इट वाज फिजिकल रीज़न जिसकी वजह से, क्योंकि इमोशनल नीड तो 18 साल की लड़की क्या फुलफिल करेगी, मतलब आपके मसलों को तो नहीं समझेगी या क्या ही आपको एडवाइस दे सकती है। तो दिस वाज प्योरली फिजिकल अट्रैक्शन इन नेचर। मैं इस चीज़ से डिसएग्री इस बात पे करता हूँ कि या तो एक मर्द जानवर है और औरत को उसको छुपा के रखना चाहिए, एक औरत को उसके सामने। अगर कि आप ये मानती हैं तो फिर मैं बात समझ सकता हूँ कि औरतों को बिल्कुल बुर्का पहनना चाहिए, मर्द जो है वो कहीं से भी उसको नज़र आ सकता है कुछ भी, और वो अपना होश खो बैठेगा और कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है कि मर्द जानवर नहीं है। मैं भी एक मर्द हूँ, इस मुआशरे में पैदा हुआ हूँ, और मैं बल्कि इंटीरियर सिंध के एक गांव से पैदा हुआ और वहाँ से आया हूँ। तो कैपेसिटी चेंज करने की है हर मर्द में। अगर मैं देखता हूँ अपने आप को 10 साल पहले, 10 साल आगे अभी मैं देखता हूँ, तो कैपेसिटी ग्रो करने की हर मर्द में है।
अपने आप को सही समझना चाहिए। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि मर्द को अपने आप को लिमिट करना चाहिए कहीं कहीं पे, उसको पता है कि ये उसका जहन उस तरफ जा रहा है। आपने भी कुछ बात कही थी लिबिडो की, एक मर्द का उसको पता है कि उसकी सेक्सुअल नीड कहाँ है, उसके ख्याल क्या आ रहे हैं। एक तो ख्यालों को, जो सेक्सुअल ख्याल हैं उसको आप ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं करें, ये ख्याल है, एक बहती हुई नदी की तरह है। ये ख्याल आया और चला जाएगा। अब मतलब ये बोलना है कि ये ख्याल मुझे आ रहा है और मैं ये हूँ और जब तक मैं कुछ करूँगा नहीं तब तक मैं यही इंसान बनता रहूँगा, तो वो एक गलत बात है। थोड़ा सा ख्यालों को ऑब्ज़र्व करें, आपको ये क्यों आ रहे हैं, एंड देन व्हेन यू एड्रेस, आप अपनी जो शहवत बोलना चाहिए, लस्ट बोलना चाहिए, नीड बोलना चाहिए, जैसे ही उसको आप साइड पे रखते हैं, फुलफ़िल करते हैं, आपको यकीन करें वो इंसान इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। कभी कभी इंसान, वो जो ख्याल आते हैं वो बहुत वक्ती तौर पे आते हैं, आते और चले जाते हैं। यानी कि आपको भी एक इंसान थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, ख्याल आता है, फिर अगले दिन आप बोलते हैं कि इंसान शायद मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने खाना सही नहीं खाया था। तो ये जो सेक्सुअल एपेटाइट है, इसका ताल्लुक आपकी बायोलॉजी से ज़्यादा है। आप किस किस्म के इंसान हैं उससे उसका ताल्लुक नहीं है। तो उसको अगर आप समझेंगे, बच्चा 18-19 साल का एक लड़का होगा, बालिग हो रहा है, जाहिर बात है उसको सारे, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वही चल रहा होगा। वो क्यों? क्योंकि उसकी एज ऐसी है। तो बायोलॉजी बहुत मैटर करती है व्हेन यू टॉक अबाउट सेक्सुअल नीड्स एंड एपेटाइट। इसको इस तरीके से देखेंगे तो आप मर्द अपने आप को लिमिट कर सकते हैं उस हिसाब से। तो ये अपना शैतान खुद मारना है, नफ्स अपना खुद मारना है, बनिस्बत के औरतें अपने आप को छुपाएं या बचाएं। तो ये उसमें होगा, बाकी द रेस्ट वाज एब्सोल्युटली ट्रू। और इतनी छोटी सी उम्र में देखें, उस मर्द को तो अंदाजा है ना कि बच्ची बहुत छोटी है, 18 साल की है। हाँ, वो अकल एक्सप्लॉइट तो करने वाली उसी चीज़ को ना इस्तेमाल करने की बहुत ही बहुत अफसोसनाक है। और वो बेसिकली जो 18 साल की बच्ची है उसको अट्रैक्शन उन चीज़ों में थी, शायद है, खाना बिल्कुल है, खाना, बिल्कुल। सी व्यू जाना, बातें शायद करना। उनको, हाँ, उसको अट्रैक्शन, और उसको ये था कि वैलिडेशन मिल रही थी एक, कि हो सकता है वो उसकी तारीफ करते हैं, हो होती सकता होगी है जरूर। मतलब लाइक उसको जो उसके बाप भाई या उसके घर से कभी कभार बच्चियों को एडमायर नहीं किया जाता, वो शायद और यहाँ अगर मिल रही उनको हो। बाहर कोई ऐसा मैच्योर आदमी कर रहा होता है तो वो भी, अगर हम उस बच्ची का पॉइंट ऑफ व्यू देखें। हमारे साथ बैठी हुई है आयशा। अस्सलाम वालेकुम आयशा, बताइए अपना एक्सपीरियंस। मेरे जो हस्बैंड है ना, उनका अपना बुटीक था, बुटीक है, तो हर वक्त है ना, यानी कॉल पे मसरूफ़ रहते थे। उनके जो पूरे कांटेक्ट लिस्ट थी लेडीज़ से भरी हुई थी। अच्छा, कॉल जब आती थी यानी मेरे सामने बात करते थे, दूसरे रूम में चले जाते थे, वहाँ जाके बात करते थे। अक्सर हमारी इसी बात पे लड़ाई रहती थी। वो कहते थे नहीं, ये तो मेरे क्या नाम है कस्टमर हैं, तो जाहिर सी बात है इनसे बात करनी पड़ेगी। लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते थे, लेट आते थे और क्या नाम है बातें इसी तरह करते रहते थे, ये चलती है। मैं अक्सर थोड़ा लड़ाई, सा जोर से बोलो, बहुत कम आवाज़ है। तो अक्सर यही होता था, जब कॉल आती थी वो दूसरे रूम में चले जाते थे या बाहर चले जाते सही थे। सही। तो मैं अक्सर पूछती थी तो वो यही कहते कि भाई मेरे कस्टमर है, मैं तो बात करूँगा। तो मैंने कहा कि आप मेरे सामने भी बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं करते थे, बाहर ही जाके करते थे। तो हर वक्त बिज़ी रहते थे, मुझे टाइम ही नहीं देते थे। हालांकि मेरी शादी को 1 साल ही हुआ था। तो फिर ये क्या नाम है, मुझे पता चला कि उनकी जो पहले मंगनी हुई थी ना, उन्हीं से वो बात करते थे। वो कहने कि नहीं, मेरी 5 साल तक मंगनी रही है, मैं क्या नाम है उसको नहीं भूल सकता। तो इसी अरसे में मेरे हस्बैंड बीमार हो गए। तो फिर क्या नाम है 2 साल तक वो बीमार रहे। तो इसी तरह ही चलता रहा। मैं अपने घर जाती थी, मेरे घर वाले वापस भेजते थे। लेकिन जब वो बीमार हुए तो उनको एहसास हुआ, मेरे हस्बैंड 2 साल तक बीमार रहते, उनको कैंसर हो गया था। तो फिर उन्होंने मुझसे बहुत माफ़ी मांगी कि मुझसे बहुत गलती हो गई है, जो मैंने तुम्हारे साथ किया बहुत गलत किया। फिर उनको एंड टाइम पे जो है ना एहसास हो गया था। 2 साल तक बीमार है, ट्रीटमेंट चली उनकी किरण हॉस्पिटल से, रेडिएशन, कीमो। तो फिर उन्होंने एंड टाइम तक मुझसे माफ़ी मांगी कि मेरे से गलती हो गई, लेकिन जो मेरे जो दिन थे वो तो गुजर गए, लेकिन मुझे अभी तक एहसास होता है मेरी क्या गलती थी। अब कैसे हैं वो? डेथ हो गई मेरे हस्बैंड। आपकी शादी के कितने अरसे बाद? 5 साल। 3 साल तो ऐसे ही चलता रहा, 2 साल वो 2 बीमार साल रहे। बीमार रहे। लेकिन मैंने तो उनकी हर तरह से खिदमत की थी, लेकिन मुझे अब एहसास होता है कि मेरी क्या गलती थी उस वक्त। अक्सर ऐसी वक्तों में ख़वातीन को बाद में जब ये पता चलता है तो उनको ज़िल्लत भी फ़ील होती है कि मेरे अंदर कोई कमी थी जो मेरे मियाँ ने कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया। कभी कभार इंसल्ट भी फील होती है बहुत सारी। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है, कैसे नहीं होगी। हाँ, इस रिलेशनशिप की एक बेसिक तकाजा है वफा। जब वो ब्रीच होती है तो वो भूलना तो बहुत मुश्किल है ऑफ कोर्स,
अल्लाह आपके शौहर को जन्नत नसीब करे। अफसोस की बात है कि वो जा चुके हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्हें भी एहसास था जाने से बहुत पहले। एहसास हुआ था उन्हें बाद में। गलती इंसान से हो जाती है, वो आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन एहसास अगर हो गया, जिस तरह एक पिछले केस में भी उन साहब ने बहुत माफ़ी मांगी अपनी बेगम से, वो तो एक हमेशा के लिए एक अच्छे ज़र्फ़ वाली चीज़ ही होती है। आप भी उस चीज़ को एक ऐसी आजमाइश जो आके गुज़र गई इसी के तौर पे लें। अब वो तो जा चुके हैं कुछ। मैं आपसे कोई पूछ सकता हूँ, डू यू थिंक कि उनको सज़ा मिली है जो उन्होंने किया है आपके साथ? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही। कैंसर उनको जो हुआ, डू यू थिंक कि नहीं, ये मेरी सोच नहीं, वो तो अल्लाह की तरफ से होता है सब कुछ। आपने कभी उनको कोई बदवा दी थी क्या? नहीं। सो बहरहाल हमारा प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने का आ गया तो है। बस मैं एक चीज़ बोलूँगा कि इसमें आपकी कोई भी रीज़न नहीं होता। नॉर्मली कोई भी इंसान अनफेथफुल जब चीट करता है ना, वो उसका है, उसका आपका कसूर कोई है वो। लेना देना उसमें नहीं दूसरे है। का तो ऐसी कोई कोई कसूर चीज़ नहीं है कि आप अपने आप के अंदर तब्दील कर देती तो ये शायद ना होता। जिसको करना होता है, ये लास्ट एक क्लोजिंग नोट भी है, जिसको अनफेथफुल होना होता है वो ढूंढ लेता है ज़रिया और तरीका, उसको आप रोक नहीं सकते। आप अपनी ज़िंदगी पे ज़्यादा फोकस करें, आप फेथफुल हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। ये ना मोबाइल चेक करना, झूठ पकड़ना, इन चीज़ों में आप जितना घुसेंगे आपको ही नुकसान है उसका। और अपना जवाब हम नहीं देना आखिरी दिन में। एग्जैक्टली। अगर आप सही रास्ते पे चल रही हैं तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। नहीं, मैंने उनकी बहुत खिदमत की। जब बीमार थे 2 साल, मेरे मैके वाले नहीं, मेरे ससुराल वाले तारीफ़ करते थे कि बहुत साथ दिया। मैं अब सिर्फ प्रोग्राम एंड करूंगी तो मैं यही कहूँगी, जैसे मैंने प्रोग्राम शुरू किया था तो मैंने यही कहा था कि अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाएं। जैसे इन्होंने कहा कि मोबाइल चेक करना, शक करना, तो ये सब चीज़ें कर कर भी हम अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हैं। हमारा सारा वक्त इसी में गुजर जाता है, हमारा सारा दिन इसी सोचने में गुजर जाता है कि ऑफिस में पता नहीं मेरे मियाँ क्या कर रहे होंगे, क्या वो लड़कियों से बातें कर रहे होंगे, और हम अपने सारे अच्छे वक्त को इस तरह बिता देते हैं। मगर ये भी नहीं है कि हम अपनी आंखें बिल्कुल बंद कर लें। दोनों तरफ से थोड़ी सी बयाना रवि रख कर विजिलेंट रहना ज़रूरी है। बाउंड्रीज मतलब बनाना, सेट करना बहुत ज़रूरी है। मगर अगर हर वक्त सर पे सवार रहना और अपने पार्टनर को स्पेस ना देना कि वहाँ मत जाओ, कज़न से मत मिलो। मर्द बहुत सारी पाबंदी औरतों पे लगाते हैं और औरतें बहुत सारी पाबंदी मर्दों पे लगाती हैं। सो ये भी एक तरह से गलत है। आई एग्री विद यू 100%। तो इन दी एंड हम यही कहेंगे कि अट्रैक्शन अल्लाह ताला ने बनाई है और वो हो सकता है वो इम्तिहान है, वो रहेगी। तो ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही खुला छोड़ दें कि हाँ भाई कुछ, और ये डिनाइल में भी रहते हैं कि नहीं मेरे मियाँ तो कुछ कर ही नहीं सकते, मेरी बीवी तो कुछ कर ही नहीं सकती। सो वो भी सारी चीज़ें हैं जिसको और आप बहुत सारी वजूहात की बिना पर कई दफ़ा एक दूसरे को टीज़ करने के लिए, कई दफ़ा ये सोच के कि ये मेरे लिए कुछ नहीं कर रही तो मैं ये कर लूँगा, अभी मैं इसको सबक औरतें भी सिखाता हूँ या यही सिखाती वाइस वर्सा, ये सब करके अपनी ही ज़िंदगी को मुश्किल कर लेते हैं। और फिर जिस जगह इवेंचुअली जाते हैं, जैसे कि हर इंस्टेंस में वो दो लोग जिन्होंने एक दूसरे को बिट्रे किया, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द, ना खुश ही होते हैं इवेंचुअली। सो लॉन्ग टर्म सोचें, बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है, बहुत प्यारा रिश्ता है, इसको अगर प्यारे तरीके से हम चला सकें तो सुरखरू हो जाएंगे यहाँ भी और वहाँ भी। बिल्कुल। सो ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मंडे को। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।